बबूसा का चक्रव्यूह चैप्टर 3। किलोरा पोपा पर मौजूद रहकर सब कामों को ठीक से संभाले हुए था। उसके हवाले कई काम थे। पोपा का ध्यान रखना, अपने आदमियों को काम बांटे रहना, डोबू जाति पर हो चुके कंट्रोल को सलामत रखना, रानी ताशा से यंत्र पर बात करना और रानी ताशा कुछ कहती है तो वही काम करना। ज़रूरत पड़ने पर महापंडित को रानी ताशा का मैसेज देना और उससे जवाब लेकर रानी ताशा को बताना। किलोरा हर समय सतर्क रहता था और अपनी जिम्मेवारियां पूरी तरह निभा रहा था। उसके 15 आदमी पहाड़ों के भीतर डोबू जाति के बीच मौजूद थे और सब कुछ संभाले हुए थे। अगोमा, जो कि डोबू जाति का ही था, परंतु रानी ताशा के लोगों का पूरा साथ दे रहा था। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि अगोमा सोलाम और बबूसा से भी तारों वाले कमरे में बातें करता रहता है, जो कि डोबू जाति को रानी ताशा के अधिकार से मुक्त करा लेना चाहते हैं। बबूसा से तो कई दिन से अगोमा की बात नहीं हुई थी, परंतु सोलाम यंत्र पर दिन में एक बार अगोमा से अवश्य बात कर लेता था। डोबू जाति के सारे हथियार उसी दिन से एक कमरे में बंद कर रखे थे जब रानी ताशा ने डोबू जाति के खास लोगों की जोबिना से हत्या करवा दी थी और डोबू जाति को अपने अधिकार में ले लिया था। हथियारों वाले कमरे के बाहर हर वक्त 2 आदमी जोबिना के साथ पहरा देते थे। डोबू जाति वालों को स्पष्ट तौर पर कह रखा था कि कोई भी उस कमरे की तरफ ना जाए, वरना मार दिया जाएगा। हथियारों के बिना डोबू जाति के योद्धा बेकार थे। अगर कुछ लोग मन ही मन रानी ताशा के लोगों पर उबाल खा रहे थे तो वह हथियार ना होने की वजह से चुप थे। डोबू जाति के लोगों के लिए अगोमा के निर्देशन में काम होता था। दिन निकलते ही डोबू जाति के शिकारी लोग 2 दलों में शिकार के लिए निकल जाते थे और शाम ढलने तक शिकारों के साथ जंगलों से वापस लौट आते थे। इसी प्रकार अगोमा कुछ लोगों को दूर दराज ऐसी जगहों पर भेजता जहां से वो खाने का सामान लेकर आ जाते। जब से रानी ताशा ने डोबू जाति पर अपना कब्जा किया था, तब से होम्बी यानी जादूगरनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। अगोमा 1-2 बार उससे मिलने गया था, परंतु होम्बी ने बात नहीं की और इशारे से कहा कि उसे चुप रहने दे। होम्बी के बूढ़े और झुर्रियों भरे चेहरे पर गंभीरता टपक रही थी, आंखों में चमक दिखाई देती थी। वो तब से चुप और शांत थी। डोबू जाति और अपने आदमियों पर किलोरा पूरी तरह नजर रखे हुए था। वो बहुत कम पोपा से बाहर आता था। अपना सारा वक्त वो पोपा में व्यस्त रहकर ही बिताता था और ज़्यादातर उस कमरे में बैठा रहता जहाँ छोटी बड़ी स्क्रीनें लगी थी और वहाँ से पोपा के बाहर के दृश्य देख सकता था, हर तरफ नज़र रख सकता था। डोबू जाति के लोग उसे पहाड़ के बाहर दिख जाते थे। अपने लोग भी यदाकदा नजर आ जाते थे। कुछ साथी हर वक्त पोपा में रहते, जो कि आराम करते या नींद लेते थे। जब डोबू जाति में मौजूद उसके लोग थक जाते तो वो आराम करने आते और ये बाहर जाकर उनकी जगह ले लेते। किलोरा इस वक्त स्क्रीनों वाले कमरे में मौजूद था। 5 स्क्रीनें थी सामने, सब रोशन थी और पोपा के बाहर का हर तरफ का दृश्य उन पर नजर आ रहा था। आज मौसम खराब था। बीती शाम तेज बरसात हो रही थी, जिसकी वजह से सर्दी भी बढ़ गई थी और आज दिन निकलने पर कोहरा ही हर तरफ दिखा था। स्क्रीनों पर भी अधिकतर कोहरा ही दिख रहा था, ठहरा हुआ कोहरा, जो कि बेहद धीमी गति से ज़रा ज़रा करके आगे सरक रहा था। सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तभी उसका साथी एक गिलास में खोनम लिए भीतर आया। खोनम लो किलोरा। किलोरा ने मुस्कुराकर खोनम का गिलास थामते हुए कहा, मैं खोनम की ज़रूरत महसूस कर रहा था। सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है। आज का मौसम ख़राब है, सर्दी और कोहरा बहुत बढ़ गया है, वो बोला। हम बस। किलोरा ने खोनम का घूंट भरकर उसे देखा। सदूर पर ऐसा मौसम नहीं होता। हाँ, वहाँ बहुत कम सर्दी होती है। कोहरा तो शायद मैंने कभी नहीं देखा। पृथ्वी ग्रह काफ़ी अच्छा है। हाँ, हमने पृथ्वी ग्रह देखा ही नहीं है। जब से आए हैं यहीं पर रुके हुए हैं। रानी ताशा, सोमारा, सोमात और हमारे 3 साथी पृथ्वी की जगह पर गए हैं। वो बताएंगे कि पृथ्वी कैसी है। अब तो रानी ताशा वापस आ रही है। राजा देवों ने मिल गए, हम बस ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, कितनी खुशी की बात है कि राजा देव मिल गए और वो सदूर पर जाने को तैयार है। किलोरा भी मुस्कुराया। मैंने कभी राजा देव को नहीं देखा। बहुत अच्छा है, बहुत इच्छा है उन्हें देखने की। मैंने भी राजा देव को नहीं देखा है। उनके यहाँ पहुँचने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। वो सब यहाँ से कुछ दूर टाकलिंगला पहुँच चुके हैं। वहाँ से आने में 3-4 दिन का वक्त लगता है। किलोरा ने खोनम का घूंट भरते हुए कहा, उनके साथ राजा देव के साथी भी हैं। साथी? हाँ, जो पृथ्वी पर उनके साथी हैं। उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। रानी ताशा ने इतना ही कहा था। क्या राजा देव के साथी भी हमारे साथ सदूर पर जाएंगे? मुझे पता नहीं। और बबूसा? वो भी आ रहा है। रानी ताशा ने बबूसा को विद्रोह की सज़ा नहीं दी क्या? कुछ चुप रहकर किलोरा बोला, रानी ताशा ने बबूसा के साथ आने की बात मुझसे कही थी। उसे सज़ा क्यों नहीं दी मैं नहीं जानता। रानी ताशा ने मुझे ये भी कहा था कि राजा देव को सदूर ग्रह के जन्म की बातें याद आ गई हैं। ऐसे में राजा देव को बबूसा भी याद आया होगा और बबूसा तब राजा देव का सबसे खास व्यक्ति होता था। ऐसे में राजा देव उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तुमने सही कहा, हम बस ने सिर हिलाया। राजा देव ने बबूसा को सज़ा से बचा लिया होगा। मुझे खुशी है कि अब हम वापस सदूर पर जाएंगे। रानी ताशा अब यहाँ रुकना नहीं चाहेंगी, किलोरा बोला। तो डोबू जाति का क्या होगा? रानी ताशा का कहना है कि डोबू जाति का ये ठिकाना हमारे लिए सुरक्षित जगह है कि हम सदूर से आकर यहाँ टिक सकें। और पोपा भी किसी की निगाह में नहीं आता, पहाड़ों के भीतर छिप जाता है। हम पोपा पर पृथ्वी पर आया करेंगे और डोबू जाति के ठिकाने को इस्तेमाल करते रहेंगे।
शायद यहाँ मैं कुछ आदमियों को छोड़कर जाना पड़े। मैं तो वापस सदूर पर जाऊँगा, हम्बस ने कहा। यह फैसला तो रानी ताशा ही करेगी कि यहाँ कौन रहेगा। मेरे ख्याल में रानी ताशा तुम्हें यहाँ रहने को जरूर कहेगी। मुझे क्यों? क्योंकि तुम जिम्मेवार इंसान हो और यहाँ सबको संभाल सकते हो। वो देखो, हम्बस के ओंठों से निकला, बीच वाली स्क्रीन पर। किलोरा की निगाह घूमी और बीच वाली स्क्रीन पर टिक गई। वहाँ मुझे भारी लोग दिख रहे हैं, हम्बस ने कहा। भारी लोग? मुझे देखे हैं। उसके साथ ही कोहरा सामने वो रहे। बीच वाली स्क्रीन पर कोहरे के भीतर से पुनीत और संदीप निकलते दिखे, जो कि रुक गए थे। फिर देखते ही देखते राजीव और मोनी उनके पास आ पहुंचे थे। वो बातें कर रहे थे। ये तो बाहरी लोग हैं। किलोरा के माथे पर बल पड़े। यहाँ कैसे आ गए? इनकी संख्या 4 है या ये ज़्यादा है? हम्बस ने तेज स्वर में कहा। देखते रहो, कहने के साथ ही किलोरा ने यंत्र उठाया। पहाड़ के भीतर बिजली की तारों वाले कमरे से अगोमा से संपर्क बनाया। तुरंत ही बात हो गई। उधर से अगोमा का स्वर आया। कौन बात कर रहा है? अगोमा, मैं किलोरा बोल रहा हूँ। मैं 4 ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो कि हम में से नहीं है। ओह, अगोमा की आवाज़ आई। कौन है ये? ये लोग घूमने फिरने वाले होंगे, बर्फ़ पर घूमने आते हैं। कभी कभार कोई इस तरफ भी आ जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाता है? मार देते हैं ऐसे लोगों को। उन्हें मार देना ही ठीक होगा। किलोरा का सर कठोर हो गया। इन्होंने हमारा पोपा देख लिया है। ये पृथ्वी के लोगों को पोपा के बारे में बता देंगे तो पृथ्वी के लोग यहाँ पहुँचेंगे। इन्हें मार दो अगोमा। हमारे हथियार तो कमरे में बंद कर रखे हैं। किलोरा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। फिर कहा, ठीक है, इन लोगों को हम मार देते हैं। किलोरा ने संपर्क खत्म किया और हम्बस से बोला, तुम जोबिना लेकर आओ और इन सबको खत्म कर दो। साथ में 2 और लोगों को ले लेना। वो आगे बढ़कर फिर रुक गए। ये पोपा के पीछे की तरफ है और हाथ लगाकर पोपा को देख रहे हैं। हम्बस ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे ख्याल में समझने की चेष्टा कर रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। उन्हें खत्म करो हम्बस। किलोरा ने सख्त स्वर में कहा। अगर पूछताछ करनी हो तो पकड़ लेता हूँ, हम्बस बोला। कोई पूछताछ नहीं करनी। ये यहाँ से निकल गए तो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। मार दो इन्हें। हम्बस तुरंत बाहर निकल गया। किलोरा की निगाह पुनः स्क्रीन पर जा टिकी। वो गंभीर नजर आ रहा था। भारी लोगों का यहाँ आना खतरनाक था। ये वापस जाकर लोगों को पोपा की मौजूदगी के बारे में बता सकते थे। तब पोपा को देखने के लिए पृथ्वी के लोगों का यहाँ आना शुरू हो जाएगा, जो कि उनके लिए ठीक नहीं होगा। किलोरा ने खोनम का घूंट भरा। नजरें चारों पर टिकी थीं। तुम ठीक कहते हो, ये हवाई जहाज ही है। हवाई जहाज नहीं है, कुछ और ही है, पुनीत क्या उठा। संदीप ने पलटकर मोनी से पूछा, ये क्या है? मुझे क्या पता। मोनी के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। क्या ये तुमने पहले कभी नहीं देखा? नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये क्या चीज़ है इतनी बड़ी सी, मोनी ने कहा। हमें पता करना होगा ये क्या है, पुनीत बोला। उधर कोई है, मोनी बोली। मैंने कोहरे में किसी की टांगों को देखा था। उस तरफ चलते हैं, संदीप क्या उठा। पर वहाँ हमें खतरा भी हो सकता है। जाने कौन लोग हैं यहाँ, राजीव ने कहा। पुनीत ने मोनी से कहा, तुम यहाँ डोबू जाति के होने के बारे में बात कर रही थी। अंदाज़ा है मेरा, मैंने सुन रखा है कि यहाँ इन्हीं बर्फ़ के पहाड़ों में कहीं पर डोबू जाति रहती है। परंतु यहाँ डोबू जाति के लोग नहीं हो सकते। ये चीज़ डोबू जाति के पास नहीं हो सकती। वो तो कहीं पहाड़ों के भीतर रहते हैं, सुना है। आओ, पुनीत ने कहा। दोनों हाथों में दबे इसकी पोल को बर्फ़ पर मारते इसकी के सहारे फिसलता आगे बढ़ा। बाकी सब भी उसके साथ हो गए। चंद पलों में ही वो आगे जा पहुंचे और ठिठक गए। चारों के चेहरों पर हैरानियां ठहरी। सामने डोबू जाति के कई लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। वो भी इन्हें देखकर थम से गए थे। पोपा अब और भी स्पष्ट हो चुका था। उसकी बनावट उनके सामने थी। ये तो कोई उड़ने वाली चीज़ लगती है, पुनीत के होंठों से निकला। उड़ने वाली? राजीव बोला। पर यह प्लेन नहीं है। बर्फ पर प्लेन का क्या काम? बाई गॉड, संदीप आंखें फैलाए बोला। ये तो बहुत बड़ी है। मोनी, देखा तुमने? मैं तो हैरान हो रही हूँ ये सब देखकर, मोनी क्या उठी। तभी पुनीत ने चिल्लाकर कुछ दूर खड़े डूबी जाति के लोगों से कहा, यहाँ आओ मेरे पास। वो लोग वहीं खड़े रहे, कुछ कहा भी नहीं। हमें इनके पास जाना होगा, कहते हुए पुनीत ने आगे बढ़ना चाहा कि तभी पहाड़ के भीतर से अगोमा बाहर आ पहुंचा। ये तो डोबू जाती ही है, मोनी के होठों से निकला। ये पहाड़ों के भीतर रहते हैं। अगोमा को उन्होंने अपनी तरफ बढ़ते पाया। अगोमा ने इतनी सर्दी में भी कमीज़ पैंट पहन रखी थी और पाँव में पुरानी सी हवाई चप्पल थी। वो बर्फ़ पर चलता उनके करीब आ पहुंचा। कौन हो तुम लोग? अगोमा ने सख्त स्वर में पूछा। मैं इंस्पेक्टर पुनीत हूँ, पुनीत ने कहा। तुम लोग डोबू जाति वाले हो? हाँ, परंतु ये क्या है? पुनीत ने पास खड़े पोपा यानी अंतरिक्ष यान की तरफ देखा। ये पोपा है, अगोमा ने कठोर स्वर में कहा। हम लोग बाहरी लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं करते और उन्हें मार देते हैं। तुम लोग अब बचोगे नहीं। मेरे लोगों के पास हथियार होते तो अब तक तुम लोग। बकवास मत करो, मैं पुलिस वाला हूँ। तभी उन सबकी निगाह पोपा की तरफ उठ गई। उन्हें हैरानी का झटका लगा, क्योंकि उनके देखते ही देखते पोपा का हिस्सा खुला और सीढ़ी के रूप में नीचे आता ज़मीन से आ टिका। ये क्या? संदीप हक्का बक्का क्या उठा। ये आखिर है क्या चीज़? मेरे ख्याल में ये आसमान से आने वाली कोई चीज़ है, मोनी अजीब से स्वर में बोली। आसमान से आने वाली? राजीव ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम्हारा मतलब कि अंतरिक्ष यान? नहीं, मैं नहीं मान सकता। कोई अंतरिक्ष यान कहाँ से आएगा और यहाँ क्यों उतरेगा? अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं, संदीप के होठों से निकला। तभी हम्बस और 2 अन्य लोग भीतर से निकलकर सीढ़ियों पर आ पहुंचे। तीनों के हाथों में जोबिना थमी थी।
ये देखकर अगोमा उल्टे पाँव ही पीछे को हटता चला गया। उन तीनों के जिस्म पर चमकीले वस्त्र नजर आ रहे थे। ये लोग कौन है? डोबू जाति के तो नहीं है, मोनी जल्दी से बोली। डोबू जाति के लोग तो इस जैसे होते हैं। कहीं ये सच में अंतरिक्ष यान तो नहीं? पुनीत क्या उठा। हम्बस और दोनों लोग सीढ़ियों से नीचे आ गए। इन्हें मार दे अगोमा, हम्बस ने होंठ भींचकर पूछा। हाँ, नहीं तो ये पोपा के बारे में सबको बता देंगे। वैसे भी जो बाहरी लोग यहाँ आते हैं हम उन्हें मार देते हैं, अगोमा ने कहा। उनकी बात चारों ने सुनी। पुनीत उसी पर चिल्लाकर बोला, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। यह सब क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? तभी हम्बस ने जोबिना वाला हाथ सीधा किया और टक से बटन दबा दिया। एक चमक सी निकली और सीधे पुनीत की छाती से जा टकराई। दो पल तो पुनीत स्थिर से खड़ा रह गया और अगली पल चीख उठा। दोनों हाथों में थमे इसकी पोल दूर जा गिरे। उसने अपनी छाती पकड़ ली। अगले ही क्षण छाती पर काला सा धब्बा प्रकट होने लगा। पुनीत को कोई दर्द नहीं हो रहा था, उसका सीना सुराख की भांति नजर आने लगा। फिर वो नीचे जा गिरा। देखते ही देखते उसका शरीर राख होने लगा। संदीप, राजीव और मौनी फटी फटी आंखों से यह नज़ारा देख रहे थे। पुनीत का तड़पना हिलना रुक चुका था, उसकी आंखें फट चुकी थी, उसका शरीर राख होता जा रहा था और यहाँ तक कि जूतों में फंसी इसकी भी राख हो गई, हड्डियाँ भी राख हो गई। अब वहाँ मामूली सी राख ही पड़ी दिखी। अगोमा उस राख को देखते सोच रहा था कि इन लोगों ने ओमारू और अन्य लोगों को भी इसी प्रकार राख किया था। उसके दिल में नफरत थी रानी ताशा उसके लोगों के लिए। पुनीत! संदीप पागलों की तरह चीख उठा। जहाँ पुनीत था वहाँ पर पड़ी थोड़ी सी राख को सब देख रहे थे। राजीव गुस्से से कांप उठा और हम्बस को देखकर चीखा, ये तुमने क्या किया? दुश्मनों के साथ हम यही व्यवहार करते हैं, हम्बस दांत पीछे सख्त स्वर में बोला। हम दुश्मन नहीं, हम तो यहाँ आने वाले बाहरी लोग हमारे दुश्मन ही हैं। कहने के साथ ही हम्बस ने हाथ ऊपर उठाया जोबिना वाला। नहीं! संदीप चीखा। उसी पल हम्बस के हाथ में थमी जोबिना से चमक लेगी और राजीव के शरीर से जा टकराई। राजीव खौफ से चीख उठा, मोनी! संदीप फौरन पलटता हुआ चीखा, भागो! मोनी तो पहले ही दहशत में डूब चुकी थी। वो तेजी से पलटी और बदहवासों की तरह इसकी पोल बर्फ की जमीन पर मारती इसकी कितारें फिसलती चली गई। संदीप भी तब तक तेजी से आगे बढ़ चुका था। हम्बस और उसके दोनों साथियों ने जोबिना से निशाना लिया उनका, परंतु किस्मत उनके साथ थी कि वो बच गए। तभी वो फैले कोहरे में गुम हो गए। वो बच गए हम्बस, हम्बस के साथी ने कहा। हमें उनके पीछे जाना होगा, हम्बस चीखा। लेकिन उन्होंने पाँव में कुछ पहन रखा है। वो बर्फ़ पर बहुत तेज़ी से गए हैं, उन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। राजीव नीचे गिर चुका था, उसका शरीर राख होता जा रहा था, वो मर चुका था। तभी पोपा की सीढ़ियों पर किलोरा दिखा। तुम लोग उन्हें मार नहीं सके? सीढ़ियाँ उतरते किलोरा ने नाराज़गी से कहा। वो बच नहीं सकते किलोरा, वे बर्फ़ पर तेज़ी से फिसलते गए, उन्हें पकड़ना आसान नहीं। फिर किलोरा ने अगोमा को देखा। तुम कुछ करो अगोमा, डोबू जाति के योद्धा उन्हें पकड़ सकते हैं, ढूंढ लेंगे, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। तो जल्दी करो, सोच क्या रहे हो? योद्धाओं को उनके हथियार चाहिए होंगे, हथियारों के बिना वो काम नहीं कर सकेंगे, अगोमा ने कहा। चलो भीतर। किलोरा पहाड़ के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ता क्या उठा। मैं तुम्हें हथियार दिलाता हूँ। अगोमा उसके साथ चलता क्या उठा। अगर मेरे योद्धाओं के पास हथियार होते तब तो वो जिंदा नहीं होते। अपने योद्धाओं से कहना कि वो जिंदा ना छोड़ें उन दोनों को, परंतु ये कैसे पता चलेगा कि वो किस तरफ गए? मेरे 30 योद्धा हथियारों के साथ बर्फ़ की हर दिशा में जाएंगे, उन्हें ढूंढ लेंगे। दोनों पहाड़ के भीतर प्रवेश कर चुके थे और भीतर के रास्तों पर तेज़ी से जा रहे थे। इन सब रास्तों, सारी जगहों को आप पूर्व प्रकाशित उपन्यास बबूसा में पढ़ चुके हैं। 30 लोग जाएंगे उनके पीछे, फिर तो तुम्हें ज़्यादा हथियार चाहिए होंगे। ठीक है, परंतु वो तो बर्फ़ पर तेज़ी से फिसल रहे थे, कोहरा भी फैला हुआ है, ऐसे में तुम्हारे योद्धा उन्हें कैसे पकड़ेंगे? किलोरा ने तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए कहा। वो जानते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, अगोमा बोला। योद्धा बर्फ़ पर भी ऐसे चलते हैं जैसे सूखी ज़मीन पर हो। इन बातों के लिए वो बहुत अनुभवी हैं। उनके पास हथियार हों तो फिर वो कभी हारते नहीं, काम पूरा करके लौटते हैं। मोनी और संदीप के चेहरे जर्द पड़े हुए थे, दिल तेज़ रफ्तार से धड़क रहे थे। मौत आंखों के सामने नाच रही थी। वे बर्फ पर स्कीइंग करते रफ्तार से आगे को जाते जा रहे थे। हर तरफ कोहरा फैला था। एक एक पल में उन्हें इस बात की आशंका हो रही थी कि पीछे से वे लोग आएंगे और उस अजीब से हथियार से उन्हें मार देंगे। पुनीत, राजीव के साथ जो हुआ था उस पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। कैसे वे देखते ही देखते राख में बदल गए थे, हड्डियां तक नहीं दिखी, वे भी राख हो गई। हे भगवान! संदीप दहशत से बड़बड़ा उठा। ये क्या हो रहा है? कोहरे में रास्ता देखना कठिन हो रहा था। तब भी संदीप तेजी से मोनी के आगे जा रहा था। मौत का डर सिर पर सवार था। पुनीत और राजीव का जो हाल हुआ था देखा था, उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं आ रहा था। संदीप काफ़ी आगे निकलकर कोहरे में गुम होने जा रहा था तो मोनी ने अपनी रफ्तार बढ़ाते संदीप को आवाज़ लगाई। जल्दी आओ मोनी। संदीप कुछ धीमा हुआ। मोनी पास आ पहुंची, दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। इतनी तेज स्कीइंग मत करो, मोनी ने परेशान स्वर में कहा। वो लोग हमारे पीछे भी हो सकते हैं। बेवकूफ़, आगे धुंध है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा, किसी खाई में गिर जाओगे, मोनी ने गुस्से से कहा। बात संदीप की समझ में आई। अब वो हमें ढूंढ नहीं सकते, मोनी ने कहा। क्यों? संदीप ने सूखे स्वर में कहा। हर तरफ कोहरा फैला है, हम उन्हें नज़र नहीं आ सकते, मोनी बोली। ये बात भी संदीप को जची। मुझे विश्वास नहीं आ रहा मोनी, संदीप भय भरे स्वर में बोला। राजीव और पुनीत सच में जान गंवा बैठे हैं क्या?
तुमने उन्हें मरते हुए देखा है? संदीप की आंखें भर आईं। बहुत बुरा हुआ। मैं बेबी और सुधा को क्या जवाब दूंगा कि? संदीप का गला भर उठा। ये उनकी पत्नियां हैं? मोनी ने पूछा। हाँ, कल तुमने दोनों को देखा तो था। वो जाने क्या चीज़ थी जिसने उन्होंने उन्हों जिसने उन्होंने जिसने उन दोनों को राख बना डाला। बहुत खतरनाक हथियार होगा वो बड़ा सा हवाई जहाज जैसा क्या था जिसमें से वे लोग निकल कर आए थे? मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। संदीप भर्राए गले से बोला। सब कुछ सपना लग रहा है, जैसे पुनीत और राजीव अभी पास आ पहुंचेंगे। वे दोनों सच में मर गए मोनी? मोनी ने थके अंदाज में संदीप पर निगाह मारी। मध्यम गति से वे दोनों कोहरे को चीरते बर्फ पर आगे बढ़े जा रहे थे। बोलो मोनी, संदीप चीखा। कहो कि वो दोनों जिंदा हैं। वो अपने पर काबू रखो संदीप, मोनी गंभीर स्वर में बोली। वो लोग हमें ज़रूर ढूंढ रहे होंगे। वो डोबू जाति वाले थे? मेरे ख्याल में हाँ। और वो बड़ा सा हवाई जहाज जैसा, उसमें से निकलने वाले लोग कौन थे? जितना तुम जानते हो उतना ही मैं जानती हूँ। मोनी की आवाज़ में डर समाया हुआ था। स्कीइंग करते करते संदीप फपक कर रो पड़ा। मोनी के होंठ बिछ गए। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, मोनी बोली। अभी हमने सूमा तक वापस जाना है, अपने को संभालो। वो मेरे भाइयों की तरह थे, संदीप रोते हुए बोला। ये बात तुम नहीं समझ सकोगी। तुम ये सोचो कि हम मौके पर भाग निकले और बच गए, मोनी ने कहा। उन दोनों की मौत को मैं भी सहन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इस वक्त हमें अपने बारे में सोचना है। शायद वो पीछे आ रहे हो। हम रफ्तार से स्कीइंग करते, कोहरे की वजह से रास्ता साफ नहीं दिख रहा। ऐसा ना हो कि हम किसी पहाड़ से नीचे गिर जाएं खाई में। हम सूमा गांव की तरफ ही जा रहे हैं, संदीप ने पूछा। मैं नहीं जानती, मोनी ने पीछे निगाह मारते हुए कहा। हम रास्ता भटक चुके हैं, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। अगर कोहरा नहीं होता तो हमें दिशा का, रास्ते का पता रहता। डोबू जाति से हम जब भागे तो पता नहीं किस तरफ को निकल आए हैं। बस ऐसे ही चलते रहो, इस तरह हम उन लोगों से अपने को बचा लेंगे। ये सब क्या हो गया मोनी? संदीप पुनः रो पड़ा। पुनीत, संदीप चीख उठा। राजीव, तुम कहाँ हो? इसके साथ ही उनका आगे बढ़ना रुक गया। वो दोनों हाथों से चेहरा ढांपे फपक फपक कर रो पड़ा। मोनी रुकी और उसके करीब आ गई। संदीप का हाल देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। संदीप, मोनी ने उसकी बांह थामी। ये क्या हो गया मोनी? मुझे भरोसा नहीं होता कि राजीव व पुनीत मर गए, रोते हुए संदीप ने कहा। वो हमारी आंखों के सामने मरे हैं, मोनी ने आंसुओं भरे स्वर में कहा। मुझे बहुत दुख हो रहा है उनके मरने का। गलती हमारी थी, हमें इतनी दूर बर्फ़ के पहाड़ों पर नहीं आना चाहिए था। संदीप ने आंसुओं भरा चेहरा उठाकर मोनी को देखा। तुमने हमें रोका भी था, परंतु हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मैं सुधा और बीबी से क्या कहूँगा कि राजीव व पुनीत को क्या हो गया? मैं उनका सामना कैसे कर पाऊँगा? उन दोनों की मौत के बारे में सुनकर जाने वो क्या कर बैठे। भगवान, तूने मुझे कैसी हालत में पहुँचा दिया। मैं जीवन भर राजीव पुनीत की याद में तड़पता रहूँगा। मैं संदीप, होश में आऊँ, मोनी ने रोते हुए उसकी बाँह पकड़कर जोरों से लाया। अभी हमें सूमा तक जाना है। संदीप का चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीग चुका था। वो बच्चों की तरह रो रहा था। हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी थी, परंतु उन्हें सर्दी का एहसास ही नहीं हो रहा था। अपने को संभालो, मोनी ने भर्राए स्वर में कहा। संदीप ने बाँह से आंसुओं भरा चेहरा साफ करने की कोशिश की। हमें आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो लोग हमें ढूंढने यहाँ भी आ सकते हैं, मोनी ने बेचैनी से कहा। लेकिन वो हमें मारना क्यों चाहते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा जो उन्होंने राजीव और पुनीत को मार डाला? यहाँ से चलो, मोनी पीछे कोहरे में देखती क्या उठी। वक्त बर्बाद मत करो। संदीप ने भारी मन से पुनः स्कीइंग शुरू कर दी। दोनों आगे बढ़ने लगे। अगर तुम इस तरह हिम्मत छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? मोनी बोली। तुम्हें तो मुझे हौसला देना चाहिए कि। मैं थक गया हूँ मोनी, संदीप की आवाज़ में तड़प थी। राजीव व पुनीत के बिना मैं खुद को, वो मर गए हैं, हम भी खतरे में। वो खतरनाक लोग हैं कि किस आसानी से उन्होंने उन दोनों को मार दिया। संदीप ने होंठ भींच लिए। स्कीइंग करता हुआ मोनी के साथ आगे बढ़ा जा रहा था। रह रहकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सर्द हवाओं ने उसकी नाक लाल कर रखी थी, परंतु उसे किसी बात का होश नहीं था। ख्यालों में सिर्फ राजीव, पुनीत, बेबी और सुधा ही नाच रहे थे। कैसा अनर्थ हो गया, यही सोचे जा रहा था, जबकि मोनी भय में घिरी रास्तों को पहचानने समझने का यत्न कर रही थी। कोहरे ने दुश्मनों से उन्हें बचा रखा था, तो वो उनका रास्ता भटकाने में भी सहायक हो रहा था। मोनी की निगाह दूर दूर तक नहीं जा सकती थी कि कोहरे के कारण, और वो रास्ता नहीं समझ सकती थी। संदीप अपने पर काबू रखे हुए था। वो जानता था कि अगर उसने हिम्मत छोड़ दी तो वो सूमा तक कैसे पहुंचेंगे। कहीं उन हत्यारों से उनका सामना फिर ना हो जाए। उनका ख्याल आती ही जिसमें मौत से भरी सिहरन दौड़ जाती थी। जाने वो कैसा हथियार था जिससे उन्होंने पुनीत और राजीव की जान ली थी। ऐसा हथियार तो कभी सुना भी नहीं था। मोनी ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। दोपहर का 1:30 बज रहा था। संदीप, मोनी ने कहा। हाँ, संदीप ने भर्राए स्वर में कहा। तुम भी रास्तों को पहचानने की कोशिश करो, मोनी बोली। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं अपने होश में नहीं हूँ। संदीप की आंखों से पुनः आंसू बह निकले। मोनी उसकी हालत पर रुक गई। संदीप भी रुका। पास आकर मोनी उससे सट गई। मेरे प्यारे संदीप, मोनी की आंखों से आंसू चमके, तुम्हें मेरे लिए अपने को संभाले रखना होगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। संदीप ने आंसुओं से भरे चेहरे से मोनी को अलग कर दिया।
जब तक हम सूमा गांव तक नहीं पहुंच जाते तब तक तो अपने को संभाले रहो। संभाला हुआ है, संदीप ने अनमने मन से कहा। दोनों पुनः आगे बढ़ने लगे। मोनी की निगाह हर पल रास्तों को पहचानने के प्रयत्न में लगी थी। वक्त आगे सरका, दोपहर के 3 बज गए। वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। मोनी के चेहरे पर चिंता दिखने लगी, परंतु एकाएक ही तेज हवाओं ने चलना शुरू कर दिया था। वहाँ फैला ठहरा कोहरा हवा के संग खिसकने लगा। धीरे धीरे हवाओं में तेजी आने लगी। कोहरा बिखर कर गायब हो गया। अगले आधे घंटे में कोहरा काफ़ी हद तक साफ हो गया। वहाँ से दूर दूर के पहाड़ स्पष्ट दिखने लगे। मोनी काफ़ी दूर दिखाई दे रहे एक पहाड़ की नुकीली चोटी को देखकर खुशी से चीख उठी। संदीप, हमें रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। कहाँ? वो देखो, नुकीली चोटी वाला पहाड़। आते समय उस पहाड़ के करीब से निकले थे। चलो, हमें उस पहाड़ तक पहुँचना होगा। वहीं से मैं सही रास्ते को पकड़ सकूंगी। आते समय हम 1-1.5 घंटे बाद उस पहाड़ तक पहुँचे थे। मोनी बहुत खुश नजर हो रही थी। इसका मतलब अंधेरा होने से पहले ही सूमा तक पहुंच जाएंगे। आओ। दोनों 20 मिनट की स्कीइंग करके नुकीली चोटी वाले पहाड़ के नीचे पहुंचे और वहां से मोनी ने फौरन रास्ता पहचान लिया। उसने बताया कि सूमा गांव उस तरफ है, उधर चलना है। संदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो मोनी के संग चल पड़ा। दोनों तेजी से स्कीइंग करने लगे। संदीप के जहन में पुनीत और राजीव घूम रहे थे। जब आए थे तो वो दोनों भी साथ थे, लेकिन अब उनके साथ नहीं थे। इस बात का खालीपन उसे झंझोड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में जान ही न बची हो। बार बार रोने का दिल कर रहा था। रह रहकर आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके साथ वही मोनी थी जो उसे बहुत अच्छी लग रही थी, परंतु अब मोनी उसके दिलो दिमाग से निकल चुकी थी। मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, मन खराब हो तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। यही हाल संदीप का था। वह जैसे बेजान से स्कीइंग कर रहा हो। सोचों में ऐसा खोया था कि 2-3 बार वो मोनी से काफ़ी पीछे रह गया था। एक बार तो मोनी को संदीप के लिए वापस आना पड़ा था। हम आधे पौन घंटे में सूमा पहुंच जाएंगे संदीप। मोनी राहत भरे सर में क्या उठी। आधे पौने घंटे में? संदीप बड़बड़ाया। तो मैं बेबी और सुधा से क्या कहूँगा? राजीव और पुनीत कहाँ हैं? वो दोनों तो मेरे साथ गए थे। बेबी और सुधा भी तो यही कहेंगी कि वो तुम्हारे साथ गए थे, तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटे? संदीप का सुधा और बेबी के साथ जोगना का चेहरा भी दिखा। तीनों रो रही थी, तड़प रही थी। संदीप उसी पर बर्फ में पड़ता रुक गया। मोनी ने उसे रुकते देखा तो वो तुरंत उसके करीब पहुंची। मैं सब समझ रही हूँ, मोनी ने दुख भरे गंभीर स्वर में कहा। तुम राजीव पुनीत की पत्नियों का सामना करने में घबरा रहे हो। सच में किसी की मौत की खबर देनी हो तो बुरा हाल हो जाता है। ऐसे वक्त में खुद को अकेले मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों मेरे भाइयों से भी बढ़कर थे। संदीप की आंखों से आंसू निकल आए। मालूम है मुझे, मैंने तुम तीनों को एक साथ देखा है। मोनी की आंखें भर हैं। हिम्मत से काम लो, चलो। आने वाले वक्त का सामना तो करना ही है। जो हुआ वो हमें हिला देने के लिए काफ़ी था। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकूंगी कि कैसे वो मिनट भर में राख में बदल गए, परंतु हम वहाँ से जिंदा लौट आए। क्या ये कम है? इस सच्चाई को हम दोनों ही समझ सकते हैं। संदीप ने गीली आंखों को साफ किया। हिम्मत रखो। मोनी ने गंभीर भाव में उसका हाथ थपथपाया। खबर देते वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। संदीप का मन भारी हो रहा था। उसका मन सूमा तक जाने का नहीं कर रहा था। बेबी, सुधा और जोगना के चेहरे दिखाई दे रहे थे। कहाँ वो मौज मस्ती के लिए आए थे और जान गंवा दी। आधा घंटा और बीत गया तो मोनी ने ऊंचे स्वर में कहा। हम सूमा के करीब आ पहुंचे संदीप। मोनी के चेहरे पर गंभीरता थी। संदीप ने सामने बर्फ के पहाड़ को निहारा। इस पहाड़ के पार करते ही सामने सूमा गांव और होटल दिखने लगेगा, मोनी ने पुनः कहा। संदीप कुछ ना बोला। दोनों स्कीइंग करते आगे बढ़ते जा रहे थे। 15 मिनट में उस पहाड़ की साइड से वे निकले कि सामने काफ़ी दूरी पर सूमा गांव और वो होटल दिखने लगा। हम पहुंच गए। मोनी के चेहरे पर भीगी मुस्कान उभरी। उन लोगों से हमने अपनी जान बचा ली। संदीप वहीं टिटक कर दूर दिखाई दे रहे होटल को देखने लगा। पुनीत और राजीव साथ में होते तो इस समय सब खुशी से चीख रहे होते कि वे वापस आ गए, परंतु अब संदीप को वापस लौटना भी भारी पड़ रहा था। मोनी उसके पास आकर रुकी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। शू करके हवा में कुछ आया जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी, जिसे देख पाना आसान नहीं था। संदीप मोनी को देख रहा था कि एकाएक उसने उसका चेहरा उड़कर 4 फुट दूर गिरते देखा। वो नहीं समझ पाया कि क्या हुआ है। मोनी का शरीर उसके सामने खड़ा था, परंतु चेहरा 3 कदमों के फासले पर जा गिरा था। 2 पल बीते कि उसकी आंखें फैलने लगी। अब उसको समझ में आया कि मोनी की गर्दन कट चुकी है। ये कैसे हुआ? तभी उसने मोनी के शरीर को नीचे गिरते देखा। संदीप स्तब्ध रह गया। आंखें फैलकर चौड़ी होती गईं। उसी पल उसने कांप कर आसपास देखा तो 15 कदम के फासले में बर्फ में एक व्यक्ति खड़ा देखा। उसे देखते ही संदीप के जिस्म में सिरहन दौड़ती चली गई। वो डोबू जाति के लोगों जैसा लग रहा था। उसके हाथ में लोहे की कुछ भारी चौकोर पत्ती थी और उसके देखते ही देखते उसने लोहे की पत्ती वाला हाथ ऊपर किया और एक खास अंदाज में हाथ को झटका दिया। पत्ती उसके हाथ से निकलकर घूमती हुई न दिखाई देने वाले अंदाज में संदीप की तरफ लपकी। संदीप बुत की तरह खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं सका। एकाएक उसके कानों में शू की आवाज़ पड़ी और अगले ही पल उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी।
3-4 दिन के लंबे सफ़र के बाद वे सब डोबू जाति के ठिकाने पर आ पहुँचे। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे जब वे वहाँ पहुँचे। पोपा यानी अंतरिक्ष यान को देखकर देवराज चौहान बच्चों की तरह खुश हो गया। यही पोपा था जो मैंने सदूर पर बनाया था। मुझे सब याद है ताशा। मैंने और जमरा ने कई लोगों के साथ मिलकर साल भर से ज़्यादा का वक्त लगाकर बनाया था। रातों को भी हम आराम नहीं करते थे। सब ने बहुत मेहनत की थी पोपा बनाने में। यह आपकी ही मेहनत का फल है देव। ताशा देवराज चौहान की बाँह पकड़कर प्यार से कह उठी। आपने अगर पोपा ना बनाया होता तो मैं पृथ्वी ग्रह पर आकर आपको कैसे ढूंढ पाती। पोपा को सामने देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्यों ना होगी राजा देव, रानी ताशा मुस्कुराकर बोली। अब हम पोपा में बैठकर वापस सदूर जाएंगे। हाँ ताशा, मैंने पोपा बनाया तो ज़रूर था, परंतु उसकी सैर की हो ये याद नहीं आ रहा। सैर अब करेंगे देव। आओ हम पोपा में चलते हैं। पोपा को भीतर से देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर लो देव। देवराज चौहान की नज़रें पास के पहाड़ के भीतर जाते रास्ते पर गई। वहाँ डोबू जाति के कई लोग खड़े होने ही देख रहे थे। रानी ताशा के कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो पास आकर आदर भरे ढंग से सिर झुकाया। ये हमारे ही साथी हैं देव, सदूर से आए हैं। देवराज चौहान ने उन्हें देखकर सिर हिलाया। ये राजा देव हैं, सदूर के राजा। हम इनके लिए ही पृथ्वी पर ग्रह पर आए थे। रानी ताशा ने उनसे कहा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई राजा देव। आपके बारे में बहुत सुना, दूसरे ने कहा, परंतु देखने का सौभाग्य अब प्राप्त हुआ। अब राजा देव हमारे साथ ही रहेंगे, रानी ताशा बोली। हमारे साथ ही सदूर पर चलेंगे। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। किलोरा कहाँ है। पोपा के भीतर। किलोरा कौन है। देवराज चौहान ने रानी ताशा से पूछा। पोपा को और अन्य कामों को संभालने वाला मेरे मुख्य कर्मचारी का नाम किलोरा है। फिर रानी ताशा ने सामने खड़े अपने दोनों साथियों से कहा। पोपा का दरवाज़ा खुलवाओ, हम भीतर जाएंगे। लंबे सफ़र से थक चुके हैं। इसके बाद रानी ताशा ने गर्दन घुमाकर बाकी सब पर निगाह मारी। जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी और धरा हैरानी से पोपा को देख रहे थे। वह हैरान थे ये सोचकर कि उनके सामने अंतरिक्ष यान खड़ा है। धरा इस वक्त बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। सोमात एक तरफ शांत खड़ा था। बबूसा और सोमारा पास पास खड़े थे। तुम लोग डोबू जाति के ठिकानों पर पहाड़ों के भीतर रहोगे, रानी ताशा ने सबसे कहा। यहाँ से सदूर की तरफ चलना कब है रानी ताशा, सोमात ने पूछा। जल्दी, लेकिन इस वक्त हम आराम करना चाहते हैं। रानी ताशा मुस्कुराई। क्यों देव। हाँ। देवराज चौहान ने प्यार भरी निगाहों से रानी ताशा को देखा। हम एकांत में लंबे पल बिताएंगे रानी ताशा। सोमात सामान्य स्वर में बोला। मुझे बबूसा पर भरोसा नहीं। क्या कहना चाहते हो सोमात। मुझे शक है कि बबूसा हमारे खिलाफ कुछ करने की सोच रहा है, सोमात बोला। रानी ताशा ने बबूसा को देखा। बबूसा मुस्करा पड़ा, परंतु सोमारा तीखे स्वर में बोली। सोमात के ही सोमात के ही खुद के विचार बहुत ही गलत हैं। बबूसा के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सही कह रही है सोमारा, रानी ताशा बोली। हाँ। क्या सोमारा पर भरोसा नहीं। भरोसा है, रानी ताशा ने सिर हिलाते सोमात से कहा। सब ठीक है सोमात, पर मुझे ठीक नहीं लग रहा, सोमात बोला। रानी ताशा सोमात को देखने लगी। अभी मैं बबूसा पर नज़र नहीं रख सकता। पोपा में जाकर मैंने अपनी बैटरी को आराम देना है, सोमात ने कहा। बबूसा कुछ नहीं करेगा, सोमारा ने मुझे इस बात का विश्वास दिलाया, रानी ताशा ने कहा। तुम हमारे साथ पोपा में चलो, यहाँ सब ठीक है। सोमारा मुझसे गलत बात नहीं कहेगी। सोमारा बबूसा का साथ देने को तैयार है। ये बात मैंने सोमारा के हाव भाव से पहचानी है। सोमात, बबूसा मुस्कुराकर बोला। तुम्हें मेरा दोस्त बन जाना चाहिए। हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते बबूसा, क्योंकि मैं रानी ताशा के पक्ष में काम करता हूँ, तुम राजा देव के। हमारे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं तुम्हारे इरादों को भांपने की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक राजा देव मेरे लिए पहले और रानी ताशा बाद में, परंतु रानी ताशा की भी मुझे चिंता रहती है। उतनी ही चिंता जितनी की मुझे, सोमात बोला। ये बात मैं तुमसे भी कह सकता हूँ कि क्या तुम रानी ताशा के बराबर राजा देव की चिंता करते हो। नहीं, यही बात मेरे साथ है कि राजा देव मेरे लिए पहले हैं। परंतु मेरा ये कहना सच है कि तुम खामोश नहीं बैठोगे। तुम्हारा कुछ करने का इरादा है। सोमारा ने रानी ताशा से नाराज़गी से कहा। सोमात को चुप रहने को कहो ताशा। तुम मेरे साथ पोपा के भीतर चलो सोमात, हम वहाँ बात करेंगे। सोमात चुप रहा। रानी ताशा, मैं भी तो पोपा के भीतर आ सकता हूँ। अभी नहीं, अभी तुम डोबू जाति के साथ रहो। जब सदूर चलेंगे तब तुम आना। जो हुक्म। परंतु मैं राजा देव से जानना चाहता हूँ कि पोपा के भीतर आने का मुझे हक है या नहीं। पूरा हक है बबूसा, देवराज चौहान ने कहा। तुम जब भी चाहो पोपा में आ जाना, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। ओ देव, आपके आगे तो मेरा हुक्म बेकार हो जाता है, रानी ताशा मुंह भुलाकर बोली। आप सब कुछ मेरे हवाले कर दो ताशा, तुम्हें किसी भी तरह का कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। देवराज चौहान प्यार से कह उठा। मेरे बिना तुमने सदूर को अच्छे तरीके से संभाला होगा, लेकिन अब मेरे काम मुझे करने दो। तभी पोपा का दरवाज़ा खुला और सीढ़ियाँ नीचे को खुलती ज़मीन पर आ टिकी। दरवाजे पर मुस्कुराता हुआ किलोरा देखा, जो कि ऊंचे सर में क्या उठा। रानी ताशा और राजा देव का पोपा में स्वागत है। वो किलोरा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था देव, रानी ताशा क्या उठी। देवराज चौहान ने किलोरा को देखकर हाथ हिलाया। किलोरा वहीं खड़ा थोड़ा सा झुका। आओ देव, हम पोपा में चलते हैं। रानी ताशा और देवराज चौहान सीढ़ियाँ चढ़ने लगे।
धरा की आंखों में एकाएक चमक उभरी। उसका नीचे का होठ खास अंदाज में टेढ़ा हुआ, नजरें पोपा के प्रवेश द्वार पर थी। अगले ही पल वो सामान्य दिखने लगी और धीमे से बड़बड़ा उठी। हौसला रख खुम्बरी, तू भी पोपा में बैठेगी, सदूर पर वापस जाएगी। एक बार फिर वहाँ तेरा साम्राज्य फैलेगा। 500 साल पूरे होने वाले हैं। उसके बाद तेरी ताकतें फिर से जिंदा हो जाएंगी। तेरी मेहनत सफल होगी, जो तू सदूर पर वापस जाने के लिए कर रही है। सोमात की निगाह बबूसा पर गई। बबूसा सोमात को ही देख रहा था और नज़र मिलते ही मुस्कुरा पड़ा। सोमात के चेहरे पर शांत भाव थे। बबूसा सोमात के पास पहुंच गया। तेरा शक सही है सोमात, कि मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ। बबूसा मुस्कुरा रहा था। मेरे यहाँ तो मरेगा तू। राजा देव मेरे साथ हैं, तू मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब इस भूल में मत रहना, रानी ताशा के लिए तो मैं राजा देव को ही मार सकता हूँ। सोमात बोला, तेरे ये शब्द रानी ताशा को पसंद नहीं आएंगे। देखा ही है तूने कि वो राजा देव को कितना प्यार करती है। मेरे होते तो अपने इरादों में सफल नहीं हो सकेगा। सोमात ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। मेरा इरादा क्या है पता है तुझे? नहीं जानता। मैं तुझे ख़त्म कर देना चाहता हूँ। सोमात पहली बार मुस्कुराया। अगर तेरा ये इरादा है तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं। सोमात क्या उठा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तुझे ख़त्म नहीं कर सकूँगा। तू जल्दी मेरे हाथों से मरेगा। सोमात ने कहा और पोपा में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ गया। बबूसा उसे देखता रहा, फिर बड़बड़ा उठा। बबूसा ने कभी हारना नहीं सीखा सोमात। मुझे अपना काम पूरा करना आता है। सोमा सोमारा पास आते क्या उठी। क्या बातें हो रही थी? मैंने सोमात से कहा कि मैं उसे ख़त्म करने की सोच रहा हूँ। बबूसा ने सोमारा को देखा। ये कहकर तूने सोमात को सतर्क कर, बल्कि वो निश्चिंत हो गया होगा कि मैं उसे नहीं मार सकूंगा। परंतु इस जन्म में मेरी ताकत और मेरा दिमाग राजा देव जैसा है। महापंडित ने यह काम अच्छा किया मेरे साथ। सोमात को खत्म करने की कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। सोमात को मारे बिना मैं आगे कुछ नहीं कर सकूंगा। महापंडित को सोमात के निर्माण करने की सज़ा राजा देव से ज़रूर दिलवाऊंगा। महापंडित भी बेईमान होकर रानी ताशा के साथ मिला हुआ है। तभी तो अभी तक राजा देव को रानी ताशा के दिए धोखे के बारे में याद नहीं आया। भैया, महापंडित की बात छोड़ो, यहाँ की सोचो। मुझे तो चिंता हो रही है। किस बात की? रानी ताशा अब सदूर पर जाने की तैयारी करेगी। एक बार हम सब पोपा में बैठ गए तो और पोपा चल पड़ा तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता दिखने लगी। अपने बबूसा पर भरोसा रख सोमारा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखेगा। मैं पोपा सबको लेकर उड़ गया तो? बबूसा ने सोमारा को देखा और फिर जगमोहन नगीना मोना चौधरी की तरफ बढ़ गया। यह है डोबू जाति की जगह। बबूसा पास पहुंचते हुए क्या उठा। इन पहाड़ों के भीतर? मोना चौधरी बोली। हाँ, ये पहाड़ भीतर से खोखले कर रखे हैं। एक दूसरे के साथ जुड़े पहाड़ों की श्रृंखला दूर तक जा रही है। हम डोबू जाति वालों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक पहाड़ों को भीतर से खोखला करके रहने और कड़कती सर्दी से बचने की जगह बना ली। पहाड़ों को खोखला करने का काम जाने कब हुआ होगा। करने वालों का पूरा जीवन इस काम में लग गया होगा, परंतु ये सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। मैंने जब यहाँ होश संभाला तो ये जगह ऐसी देखी मैंने। बबूसा ने कहा, आओ तुम लोगों को ये सारी जगह दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ रानी ताशा का कब्जा है। उसके आदमी डोबू जाति पर अधिकार पाए हुए हैं। परंतु अब मैंने रानी ताशा और राजा देव से बात कर ली है। वे यहाँ से जाते वक्त डोबू जाति को आज़ाद करते जाएंगे। और मैंने अब डोबू जाति को समझना है कि वो किसी को अपना दोस्त ना बना समझाना है कि वो किसी को अपना दोस्त ना बनाए। आओ, यहाँ क्यों खड़े हो? भीतर चलो मेरे साथ। यहाँ तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बबूसा धरा घबराए से सर में क्या उठी। वे मुझे मार देंगे। तुम नहा की डर रही हो धरा। बबूसा क्या उठा। वो देखो। बबूसा ने पहाड़ के भीतर जाने वाले रास्ते पर निगाह मारी। डोबू जाति के कई लोग खड़े इधर ही देख रहे थे, परंतु किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। धरा ने बबूसा की कलाई पकड़ते हुए कहा, मुझे डर लग रहा। तभी सोमारा धरा का हाथ पीछे करती क्या उठी। बबूसा को छू मत। लेकिन धरा का ध्यान बबूसा पर था। मेरे होते तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बबूसा ने समझाने वाले स्वर में कहा। यहाँ पर रानी ताशा का अधिकार है और डोबू जाति के योद्धाओं के पास हथियार भी नहीं है। तुम बेखौफ होकर यहाँ रहोगे। डर लगे तो तब कहना। डोबू जाति वाले इस बात से बहुत खुश होंगे कि बबूसा लौट आया। वो जानते हैं कि मैं तुम्हें बचाता रहा हूँ। तुम यहाँ सुरक्षित हो। धरा ने भोलेपन से सिर हिला दिया। आओ, भीतर आकर डोबू जाति देखो। बबूसा ने सब पर निगाह मारी। बबूसा, जगमोहन गंभीर स्वर में क्या उठा। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। उसी पल धरा ने मुंह फेर लिया और निचला होठ टेढ़ा हुआ, चेहरे पर जहरीली मुस्कान नृत्य कर उठी। उसकी चमकती निगाह पोपा की सीढ़ियों पर जा टिकी। तभी सीढ़ियाँ ज़मीन से उठी और फोल्ड होती वापस दरवाजे के रूप में पोपा से जा सटी, और वहाँ के दरवाजे की जगह दिखनी बंद हो गई। जल्दी हम कुछ करेंगे, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। वक्त कम है बबूसा। मोना चौधरी गंभीर थी। रानी ताशा अब कभी भी सदूर ग्रह की तरफ जाने को कह सकती है। ये चिंता मुझे भी है। सोमारा भी पास आ पहुंची थी। तुम सोमात के होते कुछ नहीं कर सकते। नगीना क्या उठी। सही कहा, मैं हर पल सोमात के बारे में ही सोचता रहता हूँ। बबूसा ने सिर हिला। परंतु इतनी जल्दी भी रानी ताशा वापस जाने वाली नहीं। मुझे डोबू जाति से मिल लेने दो। दरा शांत सी खड़ी बातें सुन रही थी। फिर वे सब पहाड़ के प्रवेश रास्ते की तरफ बढ़ गए। बबूसा सबसे आगे था। वो प्रवेश रास्ते पर खड़े डोबू जाति के लोगों को देख रहा था।
ज़मीन पर बर्फ़ की सफ़ेदी बिखरी नज़र आ रही थी। बहुत ठंडा मौसम था। ज़रा ज़रा ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में काले सफ़ेद बादलों के झुंड सरकते दिखाई दे रहे थे। बबूसा सबको देखते पहाड़ के भीतर प्रवेश करने वाले रास्ते पर रुककर मुस्कुराया। कैसे हो तुम लोग? बबूसा ने पूछा। तुम लौट आए बबूसा, एक ने खुशी भरे स्वर में कहा। हाँ, मैं तुम लोगों से ज़्यादा दूर भी तो नहीं रह सकता, बबूसा ने मुस्कुरा कर कहा। रानी ताशा ने हम पर कब्जा कर लिया है, वो तो हमारी दोस्त बनकर आई थी, दूसरे ने कहा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बबूसा ने सिर हिलाकर कहा। ये लोग मेरे दोस्त हैं। बबूसा ने सबकी तरफ इशारा किया। सबका ध्यान रखना, तुम सब लोग मेरे पीछे आओ। बबूसा के साथ वे सब लोग पहाड़ के भीतर प्रवेश करते चले गए। डोबू जाति की इस जगह के बारे में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व प्रकाशित 2 उपन्यास बबूसा और राजा देव में आप डोबू जाति की हर चीज़ को पढ़ देख चुके हैं। संदीप और मोनी को मारने के लिए डोबू जाति को योद्धाओं को जो हथियार दिए गए थे वो अब उनसे वापस लेकर उसी कमरे में रख दिए गए हैं। ऐसे में योद्धाओं के पास हथियार नहीं है, परंतु अगोमा के इशारे पर 2 योद्धाओं ने 2-3 हथियार अपने पास छिपा कर रख लिए हैं। इस बात से रानी ताशा के आदमी अनजान है। अगोमा ने ऐसा इसलिए किया है कि शायद उन्हें हथियारों की ज़रूरत पड़ जाए। बबूसा उत्साह भरी चाल से पहाड़ के भीतर के रास्तों को पार करता जा रहा था, परंतु मन कुछ बोझिल भी था कि अब यहाँ ओमारू नहीं है, बोबला नहीं है। डोबू जाति के खास खास लोगों को रानी ताशा के इशारे पर ख़त्म जो कर दिया गया था। ओमारू को तो स्वयं रानी ताशा की मौजूदगी में जोबिना से राख किया गया था। रास्ते में डोबू जाति के लोग खुशी से चिल्लाकर भी बबूसा से मिल रहे थे, उसे पुकार रहे थे और रानी ताशा की शिकायत कर रहे थे कि उसने सरदार ओमारू को मार दिया है, बाकी महत्वपूर्ण लोगों को भी मार दिया था। बबूसा उन्हें हौसला देते जा रहा था कि अब वो आ गया, सब ठीक हो गया, रानी ताशा उन्हें आज़ाद करने वाली है। साथ ही बबूसा उन्हें कहता जा रहा था कि ये सब उसके दोस्त है और इनका ध्यान रखा जाए। बबूसा को आया पाकर डोबू जाति के लोग खुश थे। वे बबूसा को बहुत बड़ी राहत के तौर पर ले रहे थे। वे सब तारों वाले कमरे में पहुंचे। अगोमा वहां काम में व्यस्त दिखा। वहां स्क्रीन हर तरफ लगी थी और इस वक्त एक ही स्क्रीन रोशन थी। आहट पाकर अगोमा ने सिर घुमाया तो बबूसा को सामने पाकर हैरानी से खड़ा रह गया। कुछ कहते ना बना, फिर आंखों में खुशी से पानी छलक उठा। होंठ कांपे, बबूसा को देखता रहा। बबूसा मुस्कुरा पड़ा। तुम ठीक हो अगोमा? बबूसा ने आगे बढ़कर अगोमा का कंधा थपथपाया। तुम सच में आ गए बबूसा? अगोमा के होंठों से थरथराता स्वर निकला। हाँ अगोमा, मैं आ गया, बबूसा ने भारी मन से कहा। रानी ताशा ने ओमारू को, बोबला को, सबको मार। जानता हूँ, सोलाम ने मुझे बताया था। ये सब क्या हो गया बबूसा? बबूसा पलटा और वहाँ खड़े डोबू जाति के लोगों से बोला। मेरे इन दोस्तों को ले जाओ, रहने की बढ़िया जगह दो, खाने को दो। फिर बबूसा ने जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी और धरा से कहा, तुम लोग इनके साथ जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। वो सब डोबू जाति के लोगों के साथ चले गए। अब बिजली वाले कमरे में बबूसा और अगोमा अकेले मौजूद थे। तुम कैसे अचानक आ पहुंचे बबूसा? अगोमा ने पूछा। मेरे साथ रानी ताशा और राजा देव भी आए हैं। रानी ताशा आ गई क्या? अगोमा के होठों से निकला। राजा देव मिल गए उसे? हाँ, रानी ताशा जिस काम के लिए आई थी पृथ्वी पर, उनका वो काम पूरा हो चुका है, बबूसा ने बताया। परंतु रानी ताशा ने हमारे खास लोगों की जान लेकर हम पर अधिकार क्यों जमा लिया? रानी ताशा का इरादा इस जगह को पृथ्वी पर अपने ग्रह पर ठिकाना बनाने का था, परंतु अब सब ठीक है। मैंने रानी ताशा से बात कर ली है, वो हमारी जाति को पहले की तरह आज़ाद कर देने वाली है। सच बबूसा? हाँ। बबूसा गंभीर दिखा। रानी ताशा पोपा में बैठकर वापस जाने वाली है। ओह, परंतु उसने कहा था कि जाते वक्त वो अपने लोग यहाँ छोड़ जाएगी और डोगू जाति उसके अधिकार में रहेगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, बबूसा ने कहा। रानी ताशा के साथ सब पोपा में बैठकर चले जाएंगे। वो दिन हमारे लिए खुशी का होगा, परंतु मुझे परेशानी है अगोमा। बबूसा के होंठ बिछ गए। क्या? बबूसा ने राजा देव यानी देवराज चौहान से वास्ता रखती सारी बातें बताई। सुनकर अगोमा गंभीर हो गया। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? अगोमा क्या उठा। जब तक सोमा सलामत है तब तो मैं राजा देव को रानी ताशा से अलग नहीं कर सकता। राजा देव रानी ताशा के साथ रहेंगे तो व्यस्त रहेंगे और उन्हें सदूर के जन्म की बाकी बातें याद नहीं आने वाली। लेकिन तुम तो बता रहे हो कि सोमात पर काबू पाना आसान काम नहीं है। ऐसा ही है, परंतु कुछ तो करना ही पड़ेगा, बबूसा बोला। हम लोगों के हथियार रानी ताशा के कब्जे में हैं। हाँ, एक कमरे में सारे हथियार रखे हैं और 2 लोग वहाँ हर समय पहरा देते रहते हैं। इसके साथ ही अगमो ने धीमे स्वर में कहा, कल यहाँ भारी लोग आ पहुँचे थे, उन्होंने पोपा देख लिया था। उनमें से 2, एक लड़का और एक लड़की बचकर भाग निकले तो उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें हथियार दिए गए थे। अब उन्हें वापस कर दिया गया, परंतु मेरे कहने पर 2-3 हथियार हमारे लोगों ने छिपा कर रख लिए हैं। बबूसा के चेहरे पर सोच के भाव आ ठहरे। उन हथियारों को किसी पर इस्तेमाल कराना हो तो बता दो, अगोमा ने कहा। मैं सोच के बताऊंगा, अगोमा ने सिर हिलाया। सोलम की कोई खबर है? बबूसा ने पूछा। वो मेरे संपर्क में है, मेरे यंत्र पर वो अक्सर बात करता रहता है, उसे तुम्हारे आने का इंतज़ार था। सोलम कहता है कि तुमने उसे तैयार रहने को कहा था कि डोबू जाति को रानी ताशा के हाथों से आज़ाद कराना है। वो मुंबई में बिखरे योद्धाओं के साथ यहाँ से कुछ दूर सामने वाले पहाड़ के पार डेरा जमाए हुए। वो लोग वहाँ पर हथियार बना रहे हैं कि वक्त आने पर
अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, हालात बदल गए। रानी ताशा राजा देव की बात मानकर डोबू जाति को आज़ाद कर देने को तैयार है। बेहतर होगा कि तुम सोलाम को वापस बुला लो। यहाँ? हाँ। शायद वो मेरे कहने पर यहाँ ना आए। अच्छा होगा कि तुम ही सोलाम से बात करो। तुम संपर्क बनाओ, मैं बात करता हूँ। अगोमा ने आगे बढ़कर लकड़ी के काउंटर पर रखा यंत्र उठाया और उसके बटनों से छेड़छाड़ करने लगा कि तभी रानी ताशा के एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया और ठिठक कर बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब? बबूजा ने उसे घूरा। इस कमरे में अगोमा के अलावा किसी और का आना मना है, वो सख्त स्वर में बोला। बाहर निकलो यहाँ से। मुझे नहीं जानते, बबूसा ने उसे घूरा। तुम कुछ देर पहले रानी ताशा और राजा देव के साथ यहाँ आए हो, मतलब कि मुझे नहीं जानते। बबूसा उसके पास जा पहुँचा। मैं बबूसा हूँ। बबूसा? वो चौंका। क्या जानते हो मेरे बारे में? ये यही कि तुम सदूर के हो, हम में से हो। उसके होंठों से निकला। मैं सदूर का ज़रूर हूँ, पर इस डोबू जाति का भी हूँ। यहाँ अब तुम लोगों की ज़्यादा नहीं चलेगी। मैं आ गया हूँ। मेरे कामों में दखल देने की कोशिश मत करना। ज़रूरत समझो तो रानी ताशा से ये बात कह दो। उसने सिर हिला दिया। जाओ। वो चला गया। अगोमा मुस्कुरा कर कह उठा, ये तुम ही कर सकते हो। तुमने जिस ढंग से इससे बात की, इस तरह हम बात करेंगे तो ये हमें राख बना देंगे। अब ऐसा नहीं होगा, बबूसा सख्त स्वर में बोला। मैं आ गया हूँ। तुम्हारे आने पर मुझे बहुत सहारा मिला है। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। अगोमा ने यंत्र पर संपर्क बनाकर बबूसा को देते कहा, सोलाम से बात कर लो। बबूसा ने अगोमा से यंत्र लेकर बात की। सोलाम? तुम ठिकाने पर पहुंच गए बबूसा? यंत्र में से सोलाम की बारीक आवाज़ उभरी। ये कैसे हो गया? हम सभी आ गए, रानी ताशा, राजा देव, धरा और राजा देव के 3 साथियों के अलावा सोमारा भी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम वहाँ हो। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं हमले के लिए। तुम जब कहोगे हम तभी। ऐसा कुछ नहीं होगा अब। डोबू जाति को रानी ताशा छोड़ने जा रही है, तुम यहीं आ जाओ। ये क्या कह रहे हो? मैंने सही कहा, रानी ताशा पोपा में बैठकर वापस सदूर जाने वाली है। मुझे विश्वास नहीं होता। रानी ताशा और राजा देव से इस बारे में बात हो गई है। उनके जाते ही डोबू जाति आज़ाद होगी, पहले की तरह। मुझे तो इसमें रानी ताशा की कोई चाल लगती है। यंत्र से सोलाम की आवाज़ उभरी। इस बात के बीच राजा देव भी है, इसलिए रानी ताशा कोई चालाकी नहीं कर सकती। सोलाम की आवाज़ नहीं आई। सोलाम? बबूसा ने पुकारा यंत्र पर। सुन रहा हूँ, परंतु तुम्हारी बात पर शंकित हूँ कि रानी ताशा इतनी आसानी से कैसे पीछे हट रही है। सब ठीक है, शक मत करो। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर आ जाओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। मेरी ज़रूरत? वो कैसे? बबूसा ने यंत्र द्वारा सोलाम को यहाँ के हालात बताए। मैं चाहता हूँ कि राजा देव को सदूर के जन्म की बातें सब बातें याद आ जाए, परंतु जब तक वो रानी ताशा के संग है तब तक उन्हें यादों को छूने की फुर्सत नहीं मिलेगी। दोनों को तभी अलग किया जा सकता है जब सोमात ना रहे। जैसे कि तुम बता रहे हो कि सोमात बेहद ताकतवर है, तो उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? इसी बात के बारे में तो सोचना है, इससे पहले कि सदूर पर चलने की तैयारी हो जाए। हमें कुछ करना होगा। राजा देव रानी ताशा के दीवाने हो रहे हैं, उनसे किसी तरह की सहायता की उम्मीद रखना बेकार है। बबूसा ने यंत्र पर कहा। ठीक है, मैं सबको लेकर आता हूँ। क्या हथियारों पर अभी भी उनका कब्जा है? हाँ, कम से कम रानी ताशा वक्त से पहले डोबू जाति की योद्धाओं को हथियार देने को तैयार नहीं होगी। हमने यहाँ कुछ हथियार बना लिए हैं, उन्हें छिपाकर साथ ले आना। ठीक है, रात तक हम ठिकाने पर पहुँच जाएंगे, उधर से सोलाम ने कहा। बबूसा ने यंत्र अगोमा को दे दिया। मैं अपनी जाति के ठिकाने पर एक नज़र डालकर देखूंगा कि यहाँ क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ पहले जैसा ही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे लोगों पर रानी ताशा के आदमी नज़र रखते हैं। जादूगरनी हम भी कैसी है? जादूगरनी रानी ताशा के आने के बाद कभी भी अपनी जगह से बाहर नहीं निकली। वो वहीं पर रहती है और किसी से नहीं मिलती। मैं जाता हूँ उसके पास तो वो चुप रहती है, बोलती नहीं। जादूगरनी ने कभी कोई खास बात कही हो? मैंने उसे लंबे वक्त से बोलते नहीं देखा, अगोमा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जादूगरनी से मिलूंगा, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे उसकी सहायता की ज़रूरत है। शायद वो बात ना करे। मैं उसके पास जाऊंगा, पपूसा ने सोच भरे स्वर में कहा। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? रात तक सोलाम आ जाएगा, उसके बाद ही कोई रणनीति बनाएंगे। मैं भी सोचना चाहता हूं इस बारे में। तुम भी सोचो कि सोमात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हमारी राह की रुकावट वही है। कहकर बबूसा बाहर निकला और आगे बढ़ गया। रास्ते में डोबू जाति के लोग बबूसा से खुशी से मिलते रहे और बबूसा भी उनसे दिल से मिला। कुछ देर बाद बबूसा उस कमरे तक जा पहुंचा जहाँ हथियार रखे थे और दो लोग पहरे पर थे। मुझे जानते हो? बबूसा ने उन दोनों से पूछा। कौन हो तुम? एक ने पूछा। बबूसा। बबूसा मुस्कुराया। मेरा नाम सुना है पहले कभी? दोनों को सतर्क होते दिखे। तुम हम में से ही हो, वो पुनः कह उठा। सही कहा, बबूसा मुस्कुराया। मैं कुछ देर पहले ही यहाँ पहुँचा हूँ। रानी ताशा भी वापस आ गई है, दूसरा बोला। हाँ, साथ में राजा देव भी हैं। रानी ताशा राजा देव को पाकर खुश है। तुम दोनों डोबू जाति के हथियारों की रखवाली कर रहे हो? दोनों ने सहमति से सिर हिला दिया। मैं भीतर जाकर हथियारों को देखना चाहता हूँ, हटो सामने से, बबूसा बोला। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक क्या उठा। तुम हम में से ही हो, भीतर जा सकते हो। इसके साथ ही वो एक तरफ हट गया। बबूसा आगे बढ़ा तो दूसरा क्या उठा। तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि भीतर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। बेशक, मेरे साथ ही रहो। बबूसा के साथ वो पहरेदार भी भीतर प्रवेश कर गया। भीतर अंधेरा था। बबूसा के कहने पर उसने दीवार में पहले से फंसी हुई मशाल जलाई। वो कमरा क्या काफ़ी
लंबा चौड़ा रास्ता था, आगे से बंद था। बबूसा यहाँ के जर्रे जर्रे से वाकिफ था। उस जगह पर डोबू जाति के हथियारों का ढेर लगा हुआ था। लोहे की पत्तियों, खंजरों, तलवारों जैसे पतले लंबे हथियार और भी कई तरह के हथियार थे जो हजारों दुश्मनों की जान लेने को तैयार थे, परंतु इस पर बेजान पड़े थे। इन हथियारों की पहरेदारी क्यों कर रहे हो? बबूसा ने पूछा। ताकि ये डोबू जाति के लोगों के हाथों में ना आए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि रानी ताशर ने डोबू जाति पर अपना कब्जा कर रखा है। हथियार उनके हाथों में पड़े तो वह हमें मार सकते हैं। बबूसा ने मशाल बुझा दी। दोनों बाहर आ गए। तुम दोनों जोबिना वाले हो? बबूसा ने पूछा। हाँ। जोबिना दिखाओ। बबूसा मुस्कुराया। मैंने लंबे समय से जोबिना को नहीं देखा। उसने सतर्क अंदाज में जेब से जोबिना निकाल कर दिखाई। बबूसा कई पलों तक जोबिना को देखता रहा, फिर बोला, आज से 30 साल पहले जोबिना का रूप दूसरा होता था। जमरा ने इसका नया रूप निकाला है। उसने जोबिना जेब में रख ली। क्या मुझे जोबिना दे सकते हो? इसके लिए हमें रानी ताशा का हुक्म चाहिए। वो बोला। बबूसा ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। वो मूर्ति वाले हॉल में पहुंचा। वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे। कुछ अपने काम में व्यस्त आ जा रहे थे। हर कोई बबूसा को देखकर खुश था और उससे बात करना चाहता था। मुझे भी आप लोगों से मिलकर खुशी हो रही है, बबूसा ने उनसे कहा। मैं सबसे बातें करूँगा करूँगा परंतु पहले यहाँ का हाल जान लूँ। अब तो तुम नहीं जाओगे बबूसा? पता नहीं, कहकर बबूसा आगे बढ़ गया। बबूसा ठिकाने को उस हिस्से में पहुंचा जहाँ खाना बनाया जाता था। वहाँ कुछ आदमी और औरतें रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। बबूसा उन्हें पहचान कर मुस्कुराया। कैसे हो तुम लोग? बबूसा ने पूछा। हम ठीक हैं। तुम्हें फिर से यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है, एक औरत ने कहा। रानी ताशा ने हमारी आज़ादी खत्म कर दी है। सब ठीक होने वाला है। रानी ताशा यहाँ से जाने वाली है। पता चला है कि वो आदमी यहाँ छोड़कर जाएगी, एक आदमी ने चिंतित स्वर में कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब यहाँ से चले जाएंगे। रानी ताशा और राजा देव से मेरी बात हो गई है। राजा देव मिल गए रानी ताशा को? हाँ। बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ हथियार क्यों नहीं बनाए जा रहे? वो जगह खाली पड़ी है, आग की भट्टियाँ बंद हैं। क्या इस काम के लिए भी रानी ताशा ने मना किया है? हाँ, रानी ताशा हमारे योद्धाओं को हथियार भी नहीं दे रही। सब ठीक होने वाला है, बबूसा ने कहा और पलट कर वापस चल पड़ा। उसकी निगाह हर तरफ घूम रही थी। चेहरे पर गंभीरता और चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। 2 घंटे तक बबूसा ठिकाने पर ही घूमता देखता रहा। उसके बाद उस जगह पर पहुंचा जहाँ धरा, जगमोहन, मोना चौधरी, नगीना और सुमारा थे। वो सब फर्श जैसी जगह पर कपड़ा बिछाए बैठे थे। धरा लेटी हुई थी। उन्होंने ऊपर भी गर्म कपड़ा ओढ़ रखा था। पास में खाने के कुछ बर्तन पड़े थे। मशाल की मध्यम रोशनी वहाँ फैली थी। बबूसा उनके पास आकर बैठ गया। कुछ सोचा बबूसा? जगमोहन ने पूछा। सोच लिया जाएगा, रात को सोलाम आ रहा है, बबूसा ने कहा। सोलाम कौन? धरा जानती है उसे। वो डोबू जाति का ही योद्धा है और मेरे साथ है। अगोमा भी मेरे साथ है। रात को हम लोग सोचेंगे कि सोमाज से कैसे निपटा जा सकता है। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। हमारे पास वक्त कम है, नगीना बोली। जानता हूँ, हम जल्दी कुछ करेंगे। यहाँ के लोगों के पास हथियार भी नहीं है। खालिया सोमाज का मुकाबला कैसे कर? कुछ हथियार हैं, उन्हें छिपा कर रखा गया है, परंतु वो रानी ताशा के लोगों के लिए नाकाफ़ी हैं। मैं इस कोशिश में हूँ कि मुझे जोबिना मिल जाए। जोबिना के हाथ में आ जाने से हम अपना सोचा पूरा कर देंगे। यहाँ के लोगों के पास जोबिना है? मोना चौधरी ने पूछा। यहाँ के लोग? बबूसा ने मोना चौधरी का देखा। रानी ताशा के आदमी यहाँ वहाँ फैले दिख रहे हैं। उनके पास जोबिना होगी, मोना चौधरी बोली। हाँ, हथियारों वाले कमरे के बाहर खड़े दोनों आदमी के पास जोबिना है, मैंने देखा है। तुमने अभी देखी? हाँ। तो उस पर अपना अधिकार क्यों नहीं पाया? जोबिना सिर्फ उन्हें ही दी जाती है जो बेहद सतर्क और फुर्तीले होते हैं। उनसे जोबिना नहीं छीनी जा सकती। ऐसी कोशिश करते हुए जोबिना का इस्तेमाल सामने वाले पर करके उसे राख बना देंगे, बबूसा ने कहा। हम काफ़ी लोग हैं, मोना चौधरी ने कहा। एक साथ उन पर झपट कर ऐसा सोचना भी मत। वो तुम लोगों से ज़्यादा फुर्ती दिखा देंगे। जोबिना का इस्तेमाल करने में सिर्फ एक पल का वक्त लगता है, तुम लोग राख हो जाओगे। ये काम आसान होता तो मैं कर चुका होता। तुम्हारा मतलब रानी ताशा के किसी आदमी से भी हम जोबना नहीं छीन सकते? नगीना बोली। शायद नहीं। जोबना वाले आदमी बेहद खास होते हैं। सदूर पर हर किसी को जोबना नहीं दी जाती। जो कड़े इम्तहान से निकलने में कामयाब होता है, जोबना सिर्फ उसे ही दी जाती है, बबूसा ने बताया। हमारे पास वक्त कम है बबूसा। जल्दी कुछ ना किया गया तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। रानी ताशा कभी भी अंतरिक्ष यान से उड़ान भर ली तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बबूसा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान ना छुटी। बबूसा ने कभी हारना नहीं सीखा। मैं रानी ताशा की मर्जी नहीं चलने दूंगा। जो करना है जल्दी करो, जगमोहन ने बेचैनी से कहा। बबूसा सिर हिलाकर उठा और बाहर निकल गया। बबूसा कुछ करने के लिए कोई रास्ता तलाश रहा है, मोना चौधरी ने कहा। हम खतरनाक हालातों में फंस चुके हैं, नगीना ने कहा। बबूसा रानी ताशा और देवराज चौहान को अलग करना चाहता है, परंतु रानी ताशा देवराज चौहान का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। सबसे बड़ी अड़चन सोमात है, जो कि इन हालातों को भाप रहा है, और उसके होते ये काम आसान नहीं। सोमात को ख़त्म करना असंभव सी बात है, जबकि अन्य लोगों के पास जोबिना जैसा खतरनाक हथियार है। हम लोग दारा गड़बड़ करते ही जोबिना का इस्तेमाल हम पर कर दिया जाएगा। तो हम क्या करें ऐसे वक्त में? जगमोहन बोला। कम से कम हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो करेगा बबूसा करेगा, परंतु उसके लिए भी राह आसान नहीं है।
देवराव चौहान अगर ज़रा भी हमारा साथ देता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, मोना चौधरी ने दांत पींच कर कहा। देवराज चौहान को सदूर ग्रह के जन्म का काफ़ी कुछ याद आ चुका है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। सदूर के जन्म की यादें उस पर भारी पड़ रही हैं। हमारा ख्याल भी उसे नहीं आ रहा। वो रानी ताशा का दीवाना हुआ पड़ा है, जैसे उस पर किसी ने जादू कर रखा हो। हमारे सामने ही रानी ताशा को प्यार करने लगता है। देवराज चौहान से हम कोई आशा नहीं रख सकते कि वो हमारी सहायता करेगा या हमारे बारे में सोचेगा। अब उसे पृथ्वी नहीं सदूर ग्रह अच्छा लगने लगा है। ताशा उसकी ज़िंदगी बन गई है। हमारे साथ उसका व्यवहार ऐसा है जैसे हम दूध में बड़ी मक्खी हों। बबूसा कहता है कि देवराज चौहान को सदूर ग्रह के पहले जन्म की कुछ याद आनी बाकी है। अगर वो सब कुछ याद आ गया तो वो रानी ताशा को कड़ी सजा देगा, नगीना ने कहा। यह वक्त जाने कब आएगा भाभी, जगमोहन ने झुंझलाकर कहा। आने वाले वक्त में मुसीबतें कहीं बढ़ ना जाएं। उनके पास ही करवट लेकर लेटी धरा एकाएक जहरीले अंदाज में मुस्कुरा पड़ी। उसका नीचे का होठ टेढ़ा सा हो गया, आंखों में चमक आ गई। कुछ पल वो इसी मुद्रा में रही, फिर बड़बड़ा उठी। अब मैं सदूर पर वापस जाऊंगी। 500 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बचे हैं। मेरी ताकतें मेरा इंतज़ार कर रही हैं सदूर पर। बबूसा चबूतरे पर मौजूद देवी की लंबी सी मूर्ति के बगल से होता पीछे के रास्ते पर बढ़ गया। यह रास्ता हॉम्बी के कमरे की तरफ जाता था। इस तरफ डोबू जाति का कोई व्यक्ति नहीं आता था। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। पतली सी उस गली के आखिरी कोने पर हॉम्बी के कमरे के दरवाजे जैसे रास्ते पर जाकर रुका। जादूगरनी, बबूसा मध्यम स्वर में बोला। मैं बबूसा तुमसे मिलने आया हूँ। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। बबूसा की निगाह जहाँ तक जा रही थी वहाँ उसे हॉम्बी नहीं दिखी। बबूसा भीतर प्रवेश कर गया, नजरें हॉम्बी पर जा टिकी। हॉम्बी पत्थर के तख्त जैसी जगह पर चादर बिछाई बैठी अपने लंबे काले बालों में कंघा फिरा रही थी। उसका उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर से गालों का मांस लटकता हौले हौले हिल रहा था। उसके बूढ़े चेहरे पर सैकड़ों लकीरें नजर आ रही थीं, परंतु इस वक्त उसकी आंखों में चमक थी। वो बबूसा को देखने लगी थी। हॉम्बी को देखते ही बबूसा मुस्कुराया, फिर दुखी होता कह उठा। मुझे सरदार उमारू की मौत का बहुत दुख है। हॉम्बी बबूसा को देखती रही। बोबला और बाकी सब महत्वपूर्ण लोगों को रानी ताशा ने मार दिया, जो हमारी जाति को संभालते थे। बबूसा पुनः बोला। वो बात पुरानी हो गई, हॉम्बी ने धीमे स्वर में कहा। मैं जानती थी कि तू वापस आने वाला है। तुमसे क्या छिपा है जादूगरनी? मैं ये भी जान चुकी हूँ कि तेरी वजह से टोबू जाति को रानी ताशा से मुक्ति मिलने वाली है, हॉम्बी बोली। तुम तो सब कुछ जानती हो जादूगरनी। आने वाले वक्त का तुम्हें पहले ही एहसास हो जाता है। अब तो तू खुश होगा। वो कैसे जादूगरनी? तेरे को तेरे राजा देव मिल गए। हॉम्बी मुस्कुराई। नहीं जादूगरनी, मैं उतना खुश नहीं जितना कि मुझे होना चाहिए था। हॉम्बी ने कुछ नहीं कहा। मैं रानी ताशा को पसंद नहीं करता, लेकिन तू उस औरत से राजा देव को छुटकारा भी तो नहीं दिला सकता। मैं इसी बात की कोशिश कर रहा हूँ कि वो राजा देव से सच्चा प्यार करती है, परंतु उसने राजा देव को ज़बरदस्त धोखा दिया था। वो वक्त राजा देव को अभी याद नहीं आया। याद आ जाएगा बबूसा। कब? वो वक्त आने में कुछ समय बाकी है, हॉम्बी ने कहा। रानी दशा राजा देव को पोपा में बिठाकर सदू ग्रह पर ले जाना चाहती है। बबूसा परेशान हो उठा। वो ऐसा ही करेगी। क्या वो सबको सदूर ग्रह पर ले जाएगी? अवश्य ऐसा होकर रहेगा बबूसा। ओह, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, बबूसा के होठों से निकला। तू व्यर्थ ही चिंता करता है, जो होना है वो होकर ही रहेगा, हॉम्बी ने गंभीर स्वर में कहा। तो तुमने कहा कि डोबू जाति अब आज़ाद होने वाली है। रानी ताशा के यहाँ से जाते ही डोबू जाति फिर से पहले की तरह हो जाएगी। और हम सभी पोपा में सदूर पर जाने वाले हैं। हाँ, मुझे इस बात का स्पष्ट एहसास करा दिया है मेरी शक्तियों ने, परंतु वो पोपा में नहीं जाना चाहते। मैं राजा देव को रानी ताशा से अलग करना चाहता हूँ कि राजा देव को आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा तुम्हारा। हॉम्बी गंभीर थी। बुरा होगा? बबूसा की निगाह हॉम्बी के झुर्रियों भरे चेहरे पर टिक गई। वो कैसे? इस बुरे वक्त की वजह बनेगी वो लड़की जिसे डुडोबू जाति के योद्धाओं से बचाता रहा है। धरा, बबूसा के होठों से निकला। मेरी शक्तियों ने मुझे कई बातों का एहसास दिलाया है कि फिर भी मैं ज़्यादा नहीं जान पाई, क्योंकि ये बातें पृथ्वी से बहुत दूर दूसरे सतूर ग्रह से वास्ता रखती हैं। लेकिन जो पूर्वाभास हुआ है वही तुम्हें बता रही। हैरानी है कि धरा की वजह से मुसीबत आएगी। वो तो बहुत शरीफ लड़की है। वो नहीं जो तेरे को दिख रही है। क्या मतलब? इस वक्त धरा के पास थोड़ी सी ताकतें हैं, उन्हीं ताकतों के दम पर वो अपनी चालें चल रही है, हॉम्बी ने मध्यम स्वर में कहा। धरा का असली घर सदूर ग्रह पर है। और क्या? बबूसा चौंक पड़ा। धरा सदूर ग्रह की है? हाँ। हॉम्बी ने अपना बूढ़ा चेहरा हिलाया तो उसके गालों का लटकता मांस हिलने लगा। वो सदूर की है, पर किसी कारण उसे 500 सालों के लिए सदूर से बाहर जाना था, तो वो पृथ्वी पर आ गई थी। अब उसके 500 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसे वापस सदूर पर जाना था, परंतु जाने का रास्ता वो भूल चुकी थी। लेकिन उसकी ताकतों ने उसे एहसास दिला दिया था कि सदूर ग्रह जाने का रास्ता उसे टोबू जाति से मिलेगा। यही वजह थी कि वो पहले हमारे ठिकाने पर आई थी। उसके बाद मुंबई में तुम उसे मिल गए।
उसकी ताकतें उसे एहसास कराती जा रही थी कि उसे किसके साथ रहना है कि तभी वो सदूर पर जा पाएगी। वो तुम्हारे साथ रहती रही और तुम लोगों के साथ ही यहाँ आ गई। वो जानती है कि वो अब सदूर पर पहुँच जाएगी, लेकिन सदूर ग्रह पर धरा है कौन? हम भी कुछ पल चुप रही, फिर क्या उठी। ये बात मुझसे ये बात मत पूछ बबूसा। क्यों? जब वक्त आएगा तभी तुम्हारे लिए जानना ठीक होगा कि उस लड़की की असलियत क्या है। तुम मुझे स्पष्ट नहीं बता रही जादूगरनी? तुम्हारे भले के लिए। अगर ये बात तुम पहले जान गए तो तुम्हें जान का नुकसान हो सकता है और मैं तुम्हारा हित नहीं देख सकती। परंतु इतना जान लो कि उस लड़की की वजह से तुम सब लोग भारी मुसीबत में पड़ने वाले हो। बबूसा व्याकुल हो उठा। कुछ तो बताओ जादूगरनी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। इसी में तुम्हारा भला है, तभी तुम जिंदा रह पाओगे। कौन मारेगा मुझे? वो लड़की। अजीब बात है, क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो मेरी जान ले सके? वो कमज़ोर सी लड़की है। हॉम्बी के चेहरे पर रहस्य से भरी मुस्कान उभरी। वो बबूसा को देखती रही। बबूसा हॉम्बी को देखता रहा। वो परेशान हो उठा था। तुम्हारी बातें समझकर भी मैं समझ नहीं पा रहा, बबूसा बोला। आने वाला वक्त तो मैं सब समझा देगा। तुम उस लड़की को मेरे पास ले आओ, मैंने उससे बात करनी है। धरा को? बबूसा ने अजीब से स्वर में कहा। हॉम्बी की नज़रें बबूसा के चेहरे पर रही। ठीक है जादूगरनी, मैं धरा को लेकर आता हूँ, कहकर बबूसा परेशान से बाहर निकल गया। हॉम्बी के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। वो वैसे ही बैठी रही। 10 मिनट बाद बबूसा धरा के साथ वापस लौटा। धरा सहमी सहमी सी नजर आ रही थी और कई बार बबूसा से पूछ चुकी थी कि क्या बात है, उसे कहाँ ले जा रहे हो। जादूगरनी, बबूसा पहुँचते ही बोला, यह बहुत साधारण लड़की है, इसके बारे में तुम्हें गलती तो नहीं लगी? हम्बी की निगाह धरा पर जा टिकी। धरा भी हम्बी को देखने लगी थी। तुम जाओ बबूसा, बाहर खड़े होकर बातें सुनने की गलती मत कर देना। हम्बी क्या उठी। बबूसा ने उलझन भरी निगाहों से धरा को देखा और बाहर निकल गया। उसी पल धरा का निचला होठ टेढ़ा हुआ, चेहरे पर तीखी मुस्कान नाच उठी। तू भी कुछ ताकत रखती है। धरा क्या उठी। जब तू पहले यहाँ आई तो बड़ी शराफत दिखाई, हम्बी ने कहा। चुपचाप भाग गई। पहले मैंने जो किया वो वैसे ही करना ज़रूरी था। मेरी ताकतों ने मुझे बता दिया था कि इस तरह मैं सदूर पर वापस जा पाऊंगी। 500 साल के लिए तो पृथ्वी पर आई थी, तेरा वो वक्त पूरा होने जा रहा है। तभी तो। धरा हंसी। अब वापस जाना है मुझे। अगर पोपा ना आता तो वापस कैसे जाती? तब मुश्किल पड़ती, पर मुझे पता था कि सदूर पर जाने का मुझे रास्ता मिल जाएगा। ये बात तो मुझे तभी मेरी ताकतों ने बता दी थी कि अगर मैं पृथ्वी पर जाकर रहती हूँ तो 500 बरस बाद सदूर पर मैं आसानी से पहुँच जाऊँगी। तभी तो बबूसा के साथ रही। हाँ, मेरी शक्तियों ने मुझे यह भी बता दिया था कि बबूसा के साथ रहकर मैं वापस सदूर पर पहुँच जाऊँगी। नाम क्या है तेरा? धरा। असली नाम बता। खुम्बरी। धरा मुस्कुराई तो उसका निचला होठ टेढ़ा हो गया। उस ग्रह पर तेरी हैसियत क्या है? हम्बी की गंभीर निगाह धरा पर थी। धरा हौले से हंसी। बता। तेरे पास ताकतें हैं तो खुद ही पता लगा ली। धरा होठ टेढ़ा किए मुस्कुराने लगी। मेरे पास ताकतें नहीं, पवित्र शक्ति है। ताकतें बुरे इंसान के पास होती हैं, जैसे कि तेरे पास है। मुझे पवित्र शक्तियाँ ही आने वाले समय का एहसास कराती हैं, पर वो जगह बहुत दूर है जहाँ तेरा ठिकाना है। तेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं लग रहा। क्या करेगी तू मेरे बारे में ज़्यादा जानकर? हम भी ने उसकी आंखों में झांका। तेरे मेरे रास्ते अलग अलग हैं, धरा बोली। मेरी शक्तियों ने मुझे एहसास दिलाया कि वापस उस ग्रह पर जाकर तू मुसीबतें खड़ी करने वाली है। तो तेरा क्या जाता है? धरा का निचला ओर टेढ़ा हो गया। उस ग्रह से मुझे कोई मतलब नहीं, हम भी ने गंभीर स्वर में कहा। 500 साल। धरा के चेहरे पर एकाएक क्रोध नाच उठा। जानती है तू 500 साल मैंने कैसे काटे हैं? एक एक पल मेरे पर भारी गुजरता रहा, और 500 साल तो बहुत लंबे होते हैं। डुमरा ने सोचा कि जैसे 500 साल कभी पूरे ही नहीं होंगे, मैं सदूर पर आ ही नहीं पाऊंगी। परंतु मैंने 500 सालों को बहुत सब्र के साथ जिया। 8 बार जन्म लिया धरती पर। जन्म न लेती तो क्या करती? मुझे भी तो वक्त बिताना था। हर नए जन्म के साथ सोचती कि 500 साल कम होते जा रहे हैं। डुमरा को मैं कभी नहीं भूली। हर जन्म में वो मेरे को याद रहा। उस कमीने ने मुझे बर्बाद करने की पूरी चेष्टा की, पर खुम्बरी को उसने ठीक से जाना नहीं। अब जाकर डुमरा को नाच नचाऊंगी। इन 500 सालों के बाद डुमरा सलामत होगा? ज़रूर होगा। वो कहीं पर छिपा पड़ा होगा। उसके पास पवित्र शक्तियाँ हैं जो उसे ज़िंदा रखे हुए हैं, पर इस बार डुमरा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी सोई ताकतें जब जागेंगी तो बहुत ताकतवर बन चुकी होंगी, पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर। डुमरा का तो मैं वो हाल करूँगी कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। धरा के होठों से गुर्राहट निकली। निचला होठ क्रोध में टेढ़ा हो चुका था। मेरा ही राज्य होगा सदूर पर। मेरे योद्धा फिर मेरे साथ होंगे। कई टुकड़ों में बट चुका सदूर फिर से एक हो जाएगा और मेरे योद्धा मुझे वापस मिल जाएंगे। एक बात बताऊं तुझे? धरा ने रहस्य भरे स्वर में कहा। कह। ये रानी ताशा जो नाचती फिर रही है, ये यूं ही नहीं नाच रही। उस पर मेरी ताकतें काम कर रही हैं। क्या मतलब? रानी ताशा ने सेनापति धोमरा के साथ मिलकर राजा देव को गृह से बाहर फेंका, पता है तुझे? हाँ। तब रानी ताशा के सिर पर सदूर में मौजूद मेरी ताकतें सवार थीं। ऐसा क्यों? मेरी ताकतें मुझे वापस सदूर पर लाने के लिए रास्ता कब से तैयार कर रही थी। मैं सदूर से बाहर आ गई तो क्या हुआ, परंतु मेरे काम अभी
कभी रुकते नहीं हैं। रानी ताशा ने राजा देव के साथ जो किया वो मेरी ताकतों ने करवाया, तभी तो अब मेरे वापस सदूर पर जाने का रास्ता मुझे मिल सका। धरा का निचला होठ टेढ़ा हुआ पड़ा था। पर तेरी ताकतें तो अभी सदूर पर सोई पड़ी हैं। 500 साल का श्राप अभी पूरा नहीं हुआ, होम्बी ने कहा। बेशक मेरी ताकतें सोई पड़ी हैं, परंतु वो इतनी ताकतवर हैं कि रानी ताशा से अपना मनचाहा काम नींद में भी ले सके। डुमरा जानता है कि रानी ताशा से वो काम मेरी ताकतों ने ही करवाया, परंतु वो कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप उसे देखते रहना पड़ा। मेरी ताकतों से वो सीधी टक्कर नहीं ले सकता। मैं सदूर पर नहीं हूँ तो डुमरा किससे मुकाबला करता। मेरी ताकतों पर सीधे प्रहार करने की शक्ति उसमें नहीं है। धरा का निचला होठ टेढ़ा हुआ पड़ा था। खुम्बरी बोल। मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि वापस सदूर पर जाकर तू बर्बादी फैलाने वाली है। धरा हंस पड़ी। होठ टेढ़ा हुआ पड़ा था। ऐसा करना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। धरा गुर्रा उठी। डुमरा की ये हिम्मत कि 500 सालों के लिए मुझे श्राप देकर मुझे सदूर से बाहर जाने को मजबूर कर दे। उसे मेरे साथ झगड़ा नहीं लेना चाहिए था। मैं और मेरे योद्धा सदूर को जीत चुके थे। मैं सारे सदूर की रानी बन चुकी थी, परंतु उसने मेरा सारा खेल खत्म कर दिया। मैं धोखा खा गई। मुझे भी तो नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर पता होता तो उसका चुपके से कोई इंतज़ाम कर देती। यहीं पर तो मुझसे चूक हुई। ये 500 सालों का वक्त पृथ्वी पर मैंने बहुत कष्टों में निकाला। अब वापस जाऊंगी तो डुमरा को सबक सिखाऊंगी। श्राप का वक्त खत्म होते ही मेरी ताकतें नींद से जगने लगेंगी। टुकड़े हो चुका सदूर ग्रह, वो सारे टुकड़े वापस सदूर से आ मिलेंगे जिन पर मेरे योद्धा मौजूद हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सदूर पर खम्बरी का हुक्म चलेगा और जानती है कितनी बर्बादी होगी? हम भी बोली। खम्बरी ने आज तक बर्बादी ही फैलाई है। राज्य कायम करने के लिए बर्बादी ज़रूरी है। डुमरा तेरे को रोकेगा, वह इस बार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। धरा हंस पड़ी। नीचे वाला होठ पुनः टेढ़ा हो गया। मैं डुमरा को बहुत बुरी मौत दूंगी। मेरे ख्याल में तो वह मेरे से बचने की तैयारियां कर रहा होगा। 500 साल। मैं आ रही हूँ डुमरा। वो फुफकार उठी। मान जा। वैर विरोध अपने मन से निकाल दे। क्यों निकालूं? धरा गुस्से से भर उठी। 500 सालों का बदला भी ना लूं? मैं डुमरा की बात नहीं कर रही, तो सदूर को जीतने की बात कर रही हूँ। तेरे श्राप से मुक्त होने पर सदूर के टुकड़े वापस सदूर से आ मिलेंगे। सदूर पहले की तरह एक विशालकाय ग्रह बन जाएगा, पर तू वहाँ बर्बादी फैलाएगी, लोगों की जानें लेगी। और तेरे को क्या तकलीफ है बुढ़िया? धरा गुर्रा उठी। हम्बी के झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान उभर आई। मुझे तो कुछ भी कह, मैं बुरा नहीं मानूंगी, पर मुझे चिंता है घुमरी। मेरी चिंता? और तुझे? धरा ठहाका लगा उठी। धरा की हंसी रुकी। निचला ओठ टेढ़ा हो चुका था। वो चमक भरी निगाह से हम्बी को देखने लगी। मुझे तो सबकी चिंता रहती है, मैं हुई ऐसी। पता हो तो सदूर की भी चिंता हो जाती है। चिंता करके तू क्या करेगी? क्यों क्या करेगी? धरा का ओठ टेढ़ा हो गया मुस्कुराते हुए। समझा तो सकती हूँ, तू मुझे समझाएगी बुढ़िया। खुमरी बहुत समझदार है। डुमरा से एक बार मात खा गई धोखे में, अब नहीं। मुझे तेरी चिंता है। धरा की नज़रें हम्बी पर टिक गई। मेरी शक्तियाँ मुझे एहसास करा चुकी हैं कि तू सदूर पर जाकर जो करेगी उसमें तेरा भला भी नहीं होने वाला। तेरा मतलब क्या है? तू सोचती है कि मैं मर जाऊंगी? डुमरा फिर मुझ पर भारी पड़ेगा? ये तो मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि क्या होगा, पर मैंने आने वाले वक्त का एहसास पाया है। तेरे को दुखी देखा है। कुंभरी कभी दुखी नहीं हो सकती। मैं तो बहुत खुश हूँ कि 500 सालों का श्राप समाप्त होने जा रहा है। मेरी ताकतें मेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब सदूर के टुकड़े वापस सदूर से आ मिलेंगे तो मेरे योद्धा फिर से मेरा सहारा बनेंगे। उसके बाद सदूर पर वही होगा जो मैं चाहूँगी। खुम्बरी राज्य करेगी सदूर पर। पबूसा और बाकी सबका क्या होगा? परवाह नहीं। खुम्बरी की नज़रों में इन लोगों का कोई महत्व नहीं है। धरा ने जहरीले स्वर में कहा। यह भूल है तेरी। भूल? धरा का निचला ओठ टेढ़ा हो गया। राजा देव सदूर का राजा है। वह अब पृथ्वी का है और उसका नाम देवराज चौहान है। इस तरह तो तू भी पृथ्वी की हुई। राजा देव ने तो तेरे बाद पृथ्वी पर जन्म लिया था। तू बोलती बहुत है बुढ़िया। धरा का सर कठोर हो गया। देवराज चौहान को तू जानती है। अगर उससे किला छीनेगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। मैं उसे मार दूंगी। और बबूसा को? उसे भी मार दूंगी। हम्बी के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। क्यों मुस्कुराती है बुढ़िया? तेरी राह आसान नहीं है खुम्बरी। हम्बी ने कहा। मेरी बात सदूर पर तुझे याद ज़रूर आएगी। तू मेरी ताकतों को भूल रही है। जब मेरी ताकतें मेरे पास होंगी तो कौन करेगा मेरा मुकाबला? इसका जवाब तो तुझे सदूर पर ही मिलेगा। तू मुझे धमका रही है बुढ़िया। मैंने तेरे को समझाना चाहा, परंतु तू नहीं समझी। मेरी बात मानेगी तो आराम रहेगा तुझे। कुमरी को आराम ही आराम है, तू चिंता न कर। धरा हंसी। होंठ टेढ़ा हो गया। महापंडित को तू भूल गई? धरा के चेहरे पर शक्ति उभरी। निचला होठ एक तरफ झुक गया। नहीं भूली मैं। डुमरा का बेटा है महापंडित। धरा ने शब्दों को चबा कर कहा। डुमरा ने ही अपने बेटे को शक्तियाँ दी हैं कि वो विद्वान बन बैठा, परंतु महापंडित से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। अगर वो मेरे रास्ते में आए तो देख लूंगी उसे। महापंडित के पिता डुमरा का तुम मुकाबला करेगी तो महापंडित चुप नहीं बैठेगा। फिर तो मुझे महापंडित की भी जान लेनी होगी। धरा गुर्रा उठे।
महापंडित के साथ ढेर सारी शक्तियाँ हैं। डुमरा और महापंडित एक साथ हो जाएंगे तब तू क्या करेगी? बहुत चिंता हो रही है बुढ़िया को मेरी। धरा हंस पड़ी। अपने इरादे से पीछे हट जाओ, सदूर पर चैन से रह। तेरी बुरी ताकतें तेरे को भी बर्बाद कर देंगी, हॉम्बी ने कहा। तू मुझे बहुत समझा रही है। तरह का सर जहरीला हो गया। अब बस कर, मैं तेरी बात मानने वाली नहीं। हॉम्बी उसे देखती रही, कहा कुछ नहीं। अब मुझे मत भुलाना, तरह ने तीखे स्वर में कहा। निचला ओठ टेढ़ा हुआ। तेरे से बात करना मुझे पसंद नहीं। जवाब में हॉम्बी ने कुछ नहीं कहा। तरह पलटी और बाहर निकल गई। बहुत बुरा होने वाला है, हॉम्बी बड़बड़ा उठी। बबूसा देवी की मूर्ति के पीछे की तरफ पीठ पर हाथ बांधे गंभीर मुद्रा में टहल रहा था। मन में ढेर सारी उलझन थी कि हॉम्बी ने धरा को क्यों बुलाया और उनमें क्या बातें हो रही हैं। आखिर धरा हॉम्बी के लिए इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई कि उससे अकेले में बात कर रही है। बात क्या है? हॉम्बी ने कहा कि धरा सदूर पर मुसीबतें लाने वाली है। बबूसा को हॉम्बी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु हॉम्बी की बात को वो हल्के में नहीं ले सकता था। हॉम्बी को आने वाले वक्त का पूर्वाभास हो जाता है। वो कभी भी गलत बात नहीं कहती। बबूसा को याद नहीं था कि हॉम्बी ने कभी कुछ कहा और वो गलत निकला। इन सब बातों की वजह से बबूसा व्याकुल हुआ जा रहा था। बार बार उसकी निगाह हॉम्बी के कमरे की तरफ जाते रास्ते पर उठ जाती। उसे धरा की वापसी का इंतजार था। तभी सोमारा उसके पास आ पहुंची। बबूसा ने उसे देखा। धरा कहाँ है? सोमारा ने पूछा। हॉम्बी के पास। तो तू यहाँ क्यों है बबूसा? उसके पास क्यों नहीं है? हॉम्बी धरा से अकेले में बात कर रही है। हॉम्बी डोबू जाति में क्या महत्व रखती है? मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं, सोमारा ने कहा। वो जादूगरनी है और अपने आप में ही रहती है। डोबू जाति की बातों में दखल नहीं देती। आने वाले वक्त का उसे पूर्वाभास हो जाता है और जो बात जाति के लिए भले के लिए होती है वो पहले ही बताकर सतर्क कर देती है। ओह, लेकिन धरा से जादू करने का क्या वास्ता? यही तो मैंने समझ नहीं पा रहा। परंतु जादूगरनी ने एक बात कहकर मुझे परेशान कर दिया। क्या? वो कहती है कि धरा की वजह से सदूर पर मुसीबतें आने वाली हैं। धरा की वजह से सदूर पर मुसीबतें? ये कैसे हो सकता है? जादूगरनी ने कहा और उसका कहना कभी गलत नहीं होता। बबूसा का सर गंभीर था। तुझे जादूगरनी से पूछना चाहिए कि ऐसा क्या होगा सदूर पर कि जादूगरनी उतना ही बताती है जितना बताना होता है। वो कहती है इससे ज़्यादा मुझे जानकारी हुई तो धरा मुझे मार देगी। हैरत की बात है कि जादूगरनी के मुताबिक धरा मुझे मार सकती है। ये तो मैं अजीब बातें सुन रही हूँ, सोमारा ने अजीब से स्वर में कहा। बबूसा गंभीर सा चुप सा रहा, फिर क्या उठा। समझ में नहीं आता कि धरा और जादूगरनी इतनी देर क्या बातें कर रहे हैं। तेरे को दरवाजे के बाहर रहकर उनकी बातें सुननी चाहिए थी। मैं ऐसे ही करता, परंतु जादूगरनी ने मुझे ऐसा करने को मना कर दिया था। बबूसा क्या उठा। धरा पहले जादूगरनी से मिल चुकी है? नहीं, ये उनकी पहली मुलाकात। वो आ गई, सोमारा के होंठों से निकला। बबूसा की निगाह घूमी तो रास्ते से धरा को इसी तरफ आते पाया। धरा के चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही थी, भोली भाली, जैसे कोई बात ही ना हो। पास पहुँचते पहुँचते वे मुस्कुराने लगी। जादूगरनी ने तुमसे क्या बात की? बबूसा उसके पास आते ही पूछ बैठा। वो मेरी माँ की मौत का अफसोस जता रही थी, जिसे डोबू जाति के योद्धाओं ने मार दिया था, धरा ने सामान्य स्वर में कहा। बबूसा की आंखें सिकुड़ी। बस? हाँ, इतना ही, धरा बोली। वो बहुत अच्छी है, ममता में। कहने लगी कि मैं उसे अपनी माँ मान लूँ। सदूर के बारे में कुछ बात नहीं की? बबूसा तगड़ी उलझन में था। यही कहा कि सदूर ग्रह पर तेरा मन लगेगा, वहाँ तेरे को अपने मिलेंगे, धरा ने भोलेपन से कहा। इतना ही? और भी बातें हैं तो ये उससे पूछ ले बबूसा, धरा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। बबूसा धरा को कई पलों तक देखता रहा। क्या हुआ बबूसा? धरा क्या उठी। तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? मैं तेरे से छिपाऊंगी? धरा ने चेहरे पर हैरानी समेट ली। कैसी बात करता है बबूसा? चल, तेरे को उसका सामना कराती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं। सोमारा, तुम दोनों उसी कमरे में जाओ, मैं जादू करने के पास जा रहा हूँ। चल। सोमारा ने धरा को देखा। दोनों एक तरफ बढ़ गईं। धरा की निगाह हर तरफ जा रही थी। डोबू जाति के लोग अपने कार्यों में व्यस्त आ जा रहे थे, बातें कर रहे थे। उनके बीच रानी ताशा के आदमी नजरें जमाए सतर्कता से पहरा दे रहे थे। क्या कहा जादूगरनी ने? सोमारा ने धरा से पूछा। बताया तो। उसने कहा सदूर पर तू ज़रूर जाना, वहाँ जाकर तेरे को अच्छा लगेगा। धरा मुस्कुराकर बोली। सदूर तेरे को ज़रूर अच्छा लगेगा, सोमारा बोली। पर मेरे को तो पृथ्वी ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ के लोग। अब तेरे को सदूर भी ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा सोमारा। अब क्या खास बात है? क्योंकि धरा मुस्कुराई। उसका निचला होंठ कुछ टेढ़ा सा हुआ। अब मैं भी सदूर पर रहूँगी। ये तो कोई खास बात नहीं हुई। सदूर पर पहुँचकर तेरे को समझ आने लगेगी कि मेरा वहाँ पहुँच जाना ही खास बात बन जाएगा। तेरी बातें अजीब सी हैं। तू तो ऐसे बात करती है जैसे मैं सदूर को जानती नहीं। सही कहा। धरा का निचला होंठ मुस्कुराते हुए कुछ टेढ़ा हुआ। मैं तेरे से ज़्यादा सदूर को जानती हूँ। वो मेरा है। मेरा वहाँ पर खास ठिकाना है। मेरा घर सदूर में ही है। पृथ्वी पर तो मैं वक्त बिताने आई थी। सुमारा ने तीखी निगाहों से धरा को देखकर कहा। तू तो पागलों ऐसी बातें कर रही है जैसे सदूर पर ही रहती आई हूँ। धरा मुस्कुराती रही, निचला होठ टेढ़ा ही रहा।